नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जिसके अंतर्गत हम आज बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में मैराथन वीडियो लेकर आए हैं, स्पेशली आप सभी के डिमांड पर। जी हाँ साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र इस एक वीडियो से आपके पूरे बाल विकास के टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जो साथी नए हैं वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। पूरे एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक हम कवर कर देंगे। शिक्षक भर्ती की तैयारी आपको इसी वीडियो से हो जाएगी बाल विकास की। तो जो साथी नए होंगे सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे भाई। सभी साथी बिल्कुल क्लास कंटिन्यू देखेंगे बिना स्किप किए, क्योंकि आज हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ही धमाकेदार क्लास है। आपको एक ही वीडियो में ऐसी क्लासेस बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए सीधे हम वीडियो पर आते हैं साथियों। हम शुरुआत करते हैं आज की मैराथन कक्षा की। विकास आखिर होता क्या है? तो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो सतत चलता है। विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी इसको कहा जाता है। मुनरो ने विकास को अपने तरीके से परिभाषित किया है। विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मुनरो ने कहा है साथियों कि भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की जो उम्र में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। विकास के रूप पर जब हम आए तो विकास के अनेक रूप हैं। हमने कुछ इसमें पॉइंट रख दिए हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों में परिवर्तन। आपको किसी बालक में ये जो परिवर्तन है देखने को मिलता है। मैं बात करूँ आकार की, बच्चों के उम्र के साथ साथ उनकी हाइट बढ़ती है, उनकी मोटाई बढ़ती है, उनके अनुपात में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। उनकी रूपरेखा, उनके गुण में भी चेंजेस आपको देखने लगती है, और ये सभी चीज़ें विकास के परिणाम स्वरूप ही परिलक्षित होता है। विकास की सिद्धांत की मैं बात करूं तो विकास के अनेकों सिद्धांत हैं साथियों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके हम सभी सिद्धांत को चर्चा करेंगे। विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप जिसमें मस्तकाधमुखी विकास जो कि सिर से पैर की ओर होता है एक होता है, निकट दूर विकास जो कि केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है भाई। शैशवावस्था में होगा, फिर आगे बाल्यकाल आएगा, ऐसे एक क्रम में होता है। विकास की गति किसी बच्चे में धीमी भी हो सकती है, किसी बच्चे में तीव्र भी हो सकती है। यह अविराम प्रक्रिया है साथियों, कभी नहीं रुकती, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक की मैं बात करूं, वंश, वातावरण, वंशानुक्रम, आहार, रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बुद्धि, यौन, ये सभी विकास को प्रभावित करता है। अब बात करें हम प्रकृति और पोषण की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रकृति और पोषण में हम समझे प्रकृति होता क्या है। तो प्रत्येक बच्चों, देखो प्रकृति क्या है? बच्चों के वंशानुगत कारकों या जीन को बताता है ना। प्रकृति अर्थात ये वंशानुक्रम या उनके जीन को बताता है, जो न केवल बच्चे की शारीरिक उपस्थिति को परिभाषित करता है बल्कि बच्चे के व्यक्तित्व लक्षणों के निर्माण में भी ये क्या करता है? मदद करता है। अर्थात शारीरिक लक्षणों व व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा वंशानुक्रम का प्रभाव आपको देखने मिलते हैं। प्रकृति या वंशानुक्रम एक ही है ना, याद रखेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। प्रकृति या वंशानुक्रम, देखो वंशानुक्रम जैसे माता पिता काला है, उनके बेटे बेटियां भी काले हो जाते हैं। माता पिता तोतले हैं, उनके बेटे भी तोतले हो जाते हैं। समझ रहे हो ना भाई चीज़ों को? ये वंशानुक्रम अर्थात प्रकृति की वजह से होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है अनुवांशिकता। वो क्या होता है? तो माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण बच्चों या आने वाली पीढ़ी में होता है। इसी प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। भाई मैंने कहा
बच्चों में जो क्वालिटी है वो माता पिता में जो क्वालिटी है वो बच्चों में देखने को मिलता है, और यही अनुवांशिकता है ना भाई। यह एक स्थिर सामाजिक संरचना है। यहाँ से पॉइंट को आप याद रख लेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनको समझो, माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिस कारण से होता है उसे जिन कहते हैं। देखो भाई, वंशानुक्रम मतलब माता पिता के गुणों का स्थानांतरण वंशानुक्रम, और जिस कारण से स्थानांतरण होता है ना वो क्या है, जिन कहलाता है। समझ गए? ठीक है भाई। यहां पर अब आता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या है? देखो, कभी कभी आप देखे हो जिनके माता पिता गोरे रहते हैं उनके बेटे बेटियां काली हो जाती है, जिनके माता पिता काले रहते हैं उनके बेटे बेटियां गोरी हो जाती है। और यही होता है आपका प्रत्यागमन के सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा उस पर हम आएंगे नहीं। देखो, पोषण को समझो। पोषण से तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय कारक से है, अर्थात साथियों जो हमारे व्यक्तित्व है, लक्षण है, बच्चों के अनुभव, उनके परिवेश, ये सभी चीजों के बारे में, अच्छे खान पान, तौर तरीके, उसको कैसी वहां पर परवरिश मिल रही है, ये तमाम चीजें पोषण को संदर्भित करता है। समझ गए ना? ठीक है, ओके। ठीक है साथियों, अब देखो विकास की अवस्थाओं पर मैं यहाँ बात करता हूं। तो रास महोदय ने 4 प्रकार की अवस्था बताया है विकास को: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, 4 अवस्था बताया है। हरलॉक ने 11 प्रकार की अवस्था, देखो याद रखना ना, रास महोदय ने 4 प्रकार की अवस्था बताई, हरलॉक ने 11 प्रकार की अवस्था बताई है। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रमुख अवस्थाओं को एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूं प्रसव पूर्व अवस्था। इसकी जो उम्र है या 9 माह गर्भ की या 280 दिन, ठीक है, होता है वह अवस्था। ये जो अवस्था है ना साथियों, प्रसव पूर्व अवस्था, माँ के गर्भधान से ही शुरू हो जाता है। क्लियर है ना? अर्थात जन्म पूर्व विकास का जो क्रम है वो प्रसव पूर्व अवस्था का क्रम है। और वो क्रम क्या होता है उसको भी आप जान लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले युग्मनज बनेगा, फिर भ्रूण की रचना होती है, उसके बाद आपका गर्भस्थ शिशु बनता है। ठीक है ना? चलो, इस अवस्था में दूसरा है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। अब इस अवस्था में हम विशेषता पर बात कर रहे हैं ना साथियों, जो कि आपके परीक्षा में विशेषता ही आते हैं। ठीक है, देखो छोटे से उम्र का बच्चा है, सिर्फ 2 वर्ष है, शून्य से जन्म हुआ है या 2 साल तक हुआ है, पूर्णतः से माता पिता पर निर्भर रहेगा ना। एक नानकुन लड़का है वो तो दादा दादा पर ही निर्भर रही, चाहे कुछ काम बूता क्यों न रहे। समझ रहे हो ना? इनका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। शैशवावस्था में, शैशवावस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। बच्चे अगर कुछ देख लिया, कैसे हुआ, क्या हुआ, जानने की कोशिश करता है, आग को छूने की कोशिश करेगा, पानी को पकड़ने की कोशिश करेगा, है ना भाई। आत्म प्रेम की, स्वयं से प्रेम करता है इस अवस्था में। खिलौने की आयु कहते हैं भाई शैशवावस्था को, टॉय एज की आयु कहा जाता है, याद रखेंगे। इस अवस्था में क्या है, बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। और अनुकरण कैसे करता है? वो लेटे लेटे सोए रहता है बेड में, टुकुर टुकुर निहारते रहता है अपने मम्मी पापा, दादा दादी, भैया दीदी सभी को, और अनुकरण करके सीखता है। ठीक है ना? बाल्यावस्था में आते हैं। देखो शैशवावस्था को मैंने कहा 0 से 2 वर्ष, अब 2 से 12 वर्ष की होंगी बाल्यावस्था। यह स्कूल जाने की, देखो आरंभिक स्कूल की अवस्था, मतलब 2 से 6 और 6 से 12, ये 2 प्रकार, उसको भी पढ़ेंगे ना। पूरे 6 से 12 वर्ष की विशेषता मैं बता रहा हूं। ठीक है ना? स्कूल का आरंभिक स्कूल की अवस्था है, इसको गंदी अवस्था कहा जाता है। गंदे गंदे जगहों में बच्चा जब इधर उधर चलने कूदने लगता है ना, अपने दोस्तों से मिलने, तो गंदी गंदी जगहों में खेलने लगता है,
एनर्जेटिक रहते हैं भाई इस अवस्था में, बाल्यावस्था में स्फूर्ति ज्यादा, पट ले गिरी सब, पट ले उठी सब, पट ले रेंगते लिस, होता है कि नहीं होता? होता है ना। खेलों की अवस्था है भाई, बच्चा खेलने लगता है, संग्रहण की प्रवृत्ति भी इसमें होने लगती है विकसित। ठीक है, इसमें बच्चा स्कूल जा रहा है मतलब अपने मित्रों के साथ रह रहा है, मतलब टोली या गैंग बना के रहता है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यकाल को। क्यों? न किसी की चिंता, न किसी का टेंशन, मस्त रहो राजा बराबर। समझ रहे हो ना भाई? तो यह जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल को ही कहा, युवावस्था को नहीं कहेंगे, याद रखना। युवा जब हो जाओगे ना, हर चीज की टेंशन आ जाती है भाई, अपनी भविष्य है सबसे बड़ी टेंशन। समझ गए? देखो भाई, इसमें जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल, हाँ ये तो हो गया। अब बात करें हम बाल्यकाल के प्रकार को। मैंने कहा दो प्रकार के बाल्यकाल दो तरीके से बांटते हैं। एक तो है प्रारंभिक या पूर्व बाल्यकाल, जिसकी उम्र सीमा 2 से 6 वर्ष होंगी। उत्तर बाल्यकाल, जिसे परवर्ती, पूर्व और उत्तर दो होंगे ना, पूर्व में 2 से 6, उत्तर में 6 से 12। ठीक है, अब इन दोनों की विशेषताओं को हम देखें तो पहले है पूर्व या प्रारंभिक बाल्यकाल, जिनकी उम्र 2 से 6 वर्ष होती है। और इस उम्र में जो बच्चा है चलना बोलना आदि सीखते हैं, मलमूत्र त्याग करना सीखते हैं, सही और गलत की पहचान करना सीखते हैं। कब? 2 से 6 वर्ष में, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था में। भूलना नहीं है भाई। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा देखो, अब ये 6 से 12 वर्ष की उम्र आ गई ना, इसमें बच्चा और बड़ा हो गया है। अब ये खेलों से शारीरिक विकास सीखते हैं भाई, खेल से वो उनका विकास होने लगता है। अपने हम उम्र साथियों के साथ दोस्ती यारी सब सीखते हैं, है ना। कौन लड़की है कौन लड़का है, पुरुषोचित्त और स्त्रियोचित्त की भूमिकाएं सीख जाते हैं भाई इस उम्र में। जब वो कक्षा पहली में जाता है ना साथियों, ठीक है, बालक वो जान लेता है कि मोला पेंट पहना था मैं टूरी या कि टूरा। अब मान ले मोला फ्राक पहना था तो मैं लड़का हो तो मोला फ्राक कवर पहना था, टूरा रहे चाहे टूरी रहा, है ना भाई। तो जान लेते हैं, बच्चे लोग जान लेते हैं। ठीक है, इसमें इस उम्र में भाई 6 वर्ष से 12 वर्ष, मतलब 6 वर्ष मतलब वो स्कूल जाने की अवस्था है। बच्चे स्कूल जाना सीखते हैं, लिखना पढ़ना गणना करना सीखते हैं, नैतिक गुण विकसित होने लगता है। सामाजिक समूह का विकास कैसे होगा भाई? 4 लोगों के बीच में रहेगा, समाजीकरण हो रही है ना वहां पर। इस उम्र में द्रव्यमान संरक्षण सीखते हैं, संख्या क्षेत्र का विकास होता है। कब? उत्तर बाल्यावस्था में। क्लियर है? बाल्यावस्था क्लियर हो गया भाई। चलो अब आ जाओ किशोर अवस्था। अब 13 से 18 वर्ष देखो, किशोर मतलब टीन एज। अब किशोर मतलब टीन मतलब कौन आएगा? 13 से 19 तक आता है, याद रखना। हमने 18 लिखा है, 13 13 को बोलते हैं ना अंग्रेजी में 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इतने भी टीन एज जो बोलते हैं ना, युवा जवान होते टूरा, ऐसे बोलते हैं ना भाई, यही टीन एज है, यही युवावस्था है। समझ गए? अब इस युवावस्था को अनेकों वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आता है प्रश्न, देख लो। जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा, नया जन्म का काल स्टेनले हॉल ने कहा, दबाव तूफान संघर्ष व तनाव का काल है स्टेनले हॉल ने कहा, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है वेलेंटाइन ने कहा, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है जॉन्स ने कहा, किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है जीन पियाजे ने कहा। ठीक है, ये परिभाषाएं दी है भाई, याद रख लेंगे। इसमें विषय लेंगी आकर देखो। अब विषय लेंगी मतलब अब मैं लड़का हूं, लड़की को देखूंगा तो अट्रैक्शन अपने आप मुझे वो अच्छी लगने लगेगी, अट्रैक्शन का गुण आ जाता है। लड़की है, लड़के को देखेंगे उनमें भी अट्रैक्शन। जैसे मैं लड़का हूँ, लड़की है, भारी सुंदर दिखत रहे तो लड़की है, ऐसे बोलते हैं भी। लड़की भी बोलेंगी लड़कों को,
एक नंबर हैंडसम लड़का है, बड़ा गजब के बाल के हेयर स्टाइल, हो ठाड़ ठाड़ चुंदी, वाह रे क्या दिखा थे लड़का। बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? हाँ, तो विषमलिंगी आकर्षण होता है। वीर पूजा की भावना मतलब कहने से तात्पर्य है साथियों, एकदम मारे पीटे लड़ाई झगड़ा व अगवा वीरता अपन आपला मतलब एकदम हिम्मती समझने लगते। कौन सी उम्र में? आपका किशोर अवस्था में। ठीक है। अमूर्त चिंतन मतलब जो चीजें सामने नहीं है ना, उसके बारे में भी बच्चा चिंतन मनन कर सकता है, सोच सकता है। टीन एज में 13 से ऊपर की अवस्था में। समझ गए ना? कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलो अब आते हैं हम वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास में मैं सिर्फ अंतर की तरह इनको बताऊंगा, जिससे कि आपकी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। वृद्धि जिसे अभिवृद्धि भी कहते हैं और अंग्रेजी में ग्रोथ बोलते हैं। विकास जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। अब वृद्धि और विकास है किस बला? कौन सी बला का नाम? देखो भाई, वृद्धि जिसे ग्रोथ बोलेंगे, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि है। जब हमारे शरीर के ऊंचाई बढ़ी, लंबाई बढ़ी, मोटाई बढ़ी, जरा हमन आँखी ले देखदार था, वो है वृद्धि। लेकिन विकास उसमें मानसिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, संवेगात्मक भी आएगा, बौद्धिक भी आएगा। ये तमाम चीजें आती है, अर्थात इन तमाम में क्या होता है? बौद्धिक परिपक्वता आती है, तो वो विकास है। समझ रहे हो ना? अब दिमाग बढ़ेगा तो जान लोगे क्या? कोई आपके सामने खड़ा है भारी दिमाग है कर करके, जब आप उनके दिमाग का टेस्ट नहीं करोगे तो नहीं जान सकते। विकास मतलब ये पता नहीं चलता है ना भाई, लेकिन वृद्धि को हम देख सकते हैं। समझ रहे हो ना? देखो, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, अर्थात बाहर से वो दिख जाता है, जबकि विकास आंतरिक होता है भाई। वो दिखाई नहीं देता। जैसे बुद्धि बढ़ते, जैसे लड़का भाषा बढ़िया गोठिया सीख गए, गोठिया ही नहीं तो जानदार ये का नहीं जाना है ना भाई। वृद्धि एक समय बाद रुक जाती भाई। एक निश्चित उम्र होती है बच्चों की हाइट बढ़ने की, वहां तक बढ़ेगा, उसके बाद ब्रेक। लेकिन विकास जीवन पर्यंत, अर्थात कुछ न कुछ आप सीखते रहोगे, सामाजिकरण सीखोगे, मानसिक विकास सीखोगे, बौद्धिक जानकारी आपकी होगी, मतलब कुछ न कुछ जीवन भर सीखते रहते। इसलिए विकास क्या है? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की कोई निश्चित क्रम नहीं होता भाई। देख लो, वृद्धि का कोई निश्चित, कभी कभी लड़का के लंबाई अबर बार थे बांस सही, तो कभी कभी और धमल्लो हो जाते मोटल्लू, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है ना? पहले मानसिक विकास होगा, दिमाग आएगा, फिर सामाजिक विकास होगा। इस तरह से एक निश्चित क्रम में विकास होता है। ठीक है। देखो, वृद्धि क्या है? दिशाहीन, इसकी कोई दिशा नहीं। क्या उत्तरी साइड विकास हो ही, क्या हाथे गोल कुतिली विकास हो ही, कोई दिशा नहीं है भाई। कहीं से भी हो सकता है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है, वृद्धि की नहीं होती, याद रखना। ठीक है। विकास की दिशा कैसे? सिर से पैर की ओर होते हैं भाई। विकास की दिशा सिद्धांत पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसी वीडियो में जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं। क्लियर है? वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं भाई। जिनकी हाइट बढ़ रही है उनको आप माप सकते हो, भार से उनकी मोटाई माप सकते हो, लंबाई से उनकी हाइट माप सकते हो, जबकि विकास को डायरेक्ट माप नहीं सकते, है ना? इसके लिए मानसिक विकास का मापन करने के लिए अनेक जो तरीके हैं उनको आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है। वृद्धि परिमाणात्मक होता है, परिणाम के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं ना भाई। अब बोलेंगे लड़का 60 किलो हो गए कि 35 किलो हो गए कि 50 किलो हो गए, हम परिणाम के रूप में दे सकते हैं ना। मोटाई, कमर पहली 28 पहिना से अब 32 की कमर लगा थे, छाती है पहली 86 से अब 90 हो गए हैं। जान सकते हैं कि नहीं जान सकते भाई? जान सकते हैं, है ना? ठीक है। जब विकास देखो परिणात्मक गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। अब वृद्धि होने पर विकास देखो, लड़के की हाइट बढ़ेगी, लड़कियों की हाइट बढ़ेगी, जरूरी नहीं है कि उनका दिमाग भी बढ़े। ठीक है। जबकि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखो, वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन वृद्धि और विकास क्या है? विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ठीक है, नो डाउट ना? ओके। बाल विकास के सिद्धांत की यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। सामाजिक प्रतिमान या समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसमें अपने जाति के विकास प्रतिमान का अनुसरण करते। भाई देखो, सामाजिक प्रतिमान, मान लो मैं मानव जाति का हूँ, मानव के नियम, मानव के रीति रिवाज का अनुसरण करूंगा। विकास का दिशा मैंने कहा
विकास की दिशा सिद्धांत में विकास सिर से पैर की ओर चलती है ना, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया अर्थात जीवन पर्यंत निरंतर रूप से विकास चलते रहता है, ठीक है ना। अब सामान्य से विशिष्ट क्यों, देखो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, पहले विकास सामान्य होगा, पहले लड़का उठना सीखी, बैठना सीखी, गोंगैया करी, विकास सामान्य, अब विशिष्ट चले लगी, दौड़े लगी, भागे लगी, कूदे लगी, बड़े बड़े काम होते ना भाई, पहले छोटे, मतलब सामान्य, सामान्य से वो विशिष्ट होने लगा। क्लियर है। अब पूर्वानुमान का सिद्धांत देखो विकास पूर्वानुमान होता है, क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। अब पूर्वानुमान कैसे लगाते हो, दही दुदल देख के, माता पिता देख, अब बाबू है हाइट कम है, हाइट कम होकर पापा के, तो टूरा की हाइट या टूरी की हाइट थोड़ी हो जी डमडेड़वा लंबवा नहीं हो भाई, जैसा माता पिता है वैसी होता है बच्चों की हाइट, है ना। क्लियर है ना। चलो ओके। अब एकीकरण का सिद्धांत में है, जब किसी काम को करने के लिए अपने हाथों या पैरों में एक साथ मिलाकर जब आप काम करोगे ना तो वो एकीकरण कहलाता है, ठीक है। अपने काम को करने के लिए हाथ पैर का उपयोग कर रहे हो एक साथ, तो वही है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है साथियों। चलो उसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नता। देखो प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में भिन्न है, कुछ न कुछ उसकी क्वालिटियां हैं जो अगले बच्चे में नहीं मिलेंगी। प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है, चाहे बुद्धि में भिन्नता की बात करें, चाहे अन्य कोई भी चीज में भिन्नता की बात करें। देखो विकास क्या है, वर्तुलाकार बनाम रेखी प्रगति का सिद्धांत, ठीक है। अब ये क्या है, विकास कभी रेखी नहीं होता, याद रखना भाई, विकास रेखी होता है नो, विकास कभी रेखी नहीं होता, अर्थात विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, तेज या धीमी भी हो सकता है। अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या कहता है, देखो शारीरिक बौद्धिक मानसिक जितने भी विकास है सभी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में मिला जुला है, संबंधित है, ठीक है। चलो भाई अभी देखो अनुवांशिकता और वातावरण क्या है, इसको हमने देख लिया है। अनुवांशिकता मतलब माता पिता कैसे है, आँख कान नाक मुंह जीभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी की जो क्वालिटी है बच्चे में आने लगती है, ठीक है, ये अनुवांशिकता है। वातावरण अर्थात घर परिवार आस पड़ोस से उनको जो माहौल मिलता है वो क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता है। अब मानव के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है, ठीक है भाई, ठीक। अब इसके बाद में आता है समाजीकरण आता है। समाजीकरण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन समाजीकरण, नाम से स्पष्ट है भाई, समझो। समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलते रहते। देखो समाजीकरण जहाँ मतलब बहुत लोग समूह में रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, समाज के लोगों को द्वारा सीखता है, समाजीकरण कहलाता है, और यह जीवन पर्यंत जो है चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की दो एजेंसी है भाई, एक है सक्रिय एजेंसी और दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। अब सक्रिय एजेंसी क्या है, तो इसमें बच्चे पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे परिवार का सीधा प्रभाव पड़ा ना, माता पिता जैसे हैं बच्चा भी वैसी होगा, पड़ोसी रिश्तेदार क्लब, जो कि सीधे सीधे इसके अंतर्गत सक्रिय एजेंसी में आ जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा जिस पर प्रभाव पड़े वो सक्रिय एजेंसी है, जैसे परिवार दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार क्लब स्कूल आदि। और निष्क्रिय एजेंसी इसमें बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि देखो पुलिस स्टेशन सार्वजनिक पुस्तकालय, देखो भाई हमने अभी कहा परिवार मित्र डायरेक्ट सीख देती है, ये सक्रिय एजेंसी है ना, सीधे सीखते हैं हम इनसे। लेकिन निष्क्रिय एजेंसी में हमने कहा पुलिस स्टेशन सार्वजनिक स्टेशन, देखो पुलिस स्टेशन कैसे ये निष्क्रिय एजेंसी है भाई, पुलिस स्टेशन डायरेक्ट नहीं सिखा सकता, वो आपको पनिशमेंट देगा तब आप सीखोगे, समझ रहे हो ना, इसलिए पुलिस स्टेशन को निष्क्रिय एजेंसी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना चीजें। चलो ठीक है भाई, सामाजिकरण की इकाई पर आ जाओ। देखो सामाजिकरण की अनेक इकाई है। सबसे पहली इकाई बोलते हैं परिवार, जिसे प्रथम पाठशाला बोला जाता है भाई। दूसरा हमारा पाठशाला, तीसरा अध्यापक और चौथा है खेल। ये सामाजिकरण की यूनिट है। तो बालक का जो सामाजिकरण है शैशवावस्था से शुरू हो जाता है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है।
साम्य धारा देख लो, इसे संतुलन कहते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात और समायोजन के बीच में जब वो संतुलन स्थापित करता है वही साम्य धारा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें और आती है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्कीम और स्कीमा। स्कीम क्या कहता है, तो व्यवहारों के संगठन जिसे दोहराया जा सके। देखो, व्यवहारों का संगठन जिसे बार बार दोहराया जा सके स्कीम कहलाता है। अर्थ चला किसी एक क्रिया को भिन्न भिन्न स्थिति में लागू करना। देखो, मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ 6, जोड़ना मुझे 6 सिखाना है, लेकिन मैं क्रिया अपनाऊंगा भिन्न भिन्न। 4 धन 2 सिखा सकता हूँ, ठीक है, 5 धन 1 सिखा सकता हूँ, 2 धन 2 सिखा सकता हूँ, 3 धन 3 सिखा सकता हूँ ना भाई। भिन्न जोड़ना अच्छा है, भिन्न भिन्न स्थितियों में हम उसको लागू कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, स्कीम कहलाता है भाई। अब स्कीमा आ गया, बड़ा सवाल है, देख लो स्कीमा भी समझ लो क्या होता है। सॉरी साथियों, चलो स्कीमा को समझ लो। देखिए भाई, लंबा क्लास है, थोड़ी सी एरर हो सकती है। स्कीमा एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिससे या जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। कहने से तात्पर्य है मानव के दिमाग में जो पहले से स्टोर हो चुकी है वह उनका प्रयोग कर किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है। अर्थात जो चीज़ आपके माइंड में सेट हो चुकी है उसको लेकर आप विषय के प्रति एक धारणा बनाते हैं, वही क्या है, स्कीमा है। उदाहरण से देखो, एक दिन बालक एक पक्षी को देखा तो उसने सोचा कि पापा के पूछने पर, देखो अब पक्षी को देखता है एक दिन बच्चा, उसने पापा से पूछा कि ये क्या है, तो पापा के पूछने पर पापा ने क्या कहा, कौवा बताया, है ना भाई। मतलब उसकी स्कीमा अभी नहीं बनी। फिर अगले दिन वो घूमने जाता है और कोयल को देखता है तो कौवा बोलता है, जबकि वो कौवा नहीं था, सच में कोयल था। तब वहाँ पर उनको अवधारणा क्लियर करता है। ठीक है, अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था। अब यहाँ 4 अवस्थाओं पर मैं बात करूँ पियाजे की। ठीक है, एक तो है संवेदी, मैं कहता भी हूँ बार बार संवेदी। देखो, संवेदी क्रियात्मक अवस्था 0 to मूर्त 2 to 7, 7 11 और 11 से ऊपर। 0 to 2 7 7 11 11 प्लस एवं। याद रखेंगे भाई, संवेदी क्रियात्मक अवस्था यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसमें स्थायित्व का गुण आ जाता है, बालक संवेदी अंगों की चीज़ों को देखने लगते हैं भाई। चलो अगला है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अब ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था से तात्पर्य क्या है, देखो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में उम्र जो है कितना होगा, 2 वर्ष से 7 वर्ष की उम्र होगी और इसमें प्रक्रियात्मक विचार उत्पन्न हो। देखो, प्रतिक्रियात्मक विचार, हर चीज़ों को संकेतों के माध्यम से बच्चा समझता है भाई। इसमें बच्चा सामने वाली चीज़ों को देख तो पाता है, समझ भी पाता है, लेकिन उस पर रिएक्शन नहीं दे सकता, उस पर अपना विचार, अपनी समझ नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अगला अब संवेदी हो गया मूर्त। अब मूर्त में है 7 से 11 वर्ष। देख लो भाई, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है वो मूर्त अवस्था के अंतर्गत आता है। मूर्त अवस्था में बात करूं, इसकी जो उम्र की 7 से 11 वर्ष होती है, इस अवस्था में मूर्त चीज़ों पर तर्क किया जाता है और मानसिक कार्य भी है वो करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये मूर्त संज्ञात्मक अवस्था है। इसमें मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रियात्मक, क्रम निर्धारण इत्यादि को सीखते हैं भाई, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब मूर्त के बाद देखो यहाँ पर पूर्व, हाँ पूर्व हो गया, मूर्त हो गया। औपचारिक, देखो औपचारिक यह 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक अपूर्ण तर्क या चिंतन करने लगता है। ठीक है, यह इंसान की सर्वोच्च अवस्था है। कौन, औपचारिक। भाई इस समय 11 से 15 वर्ष हो जा रहेगा, क्योंकि भाषाई कौशल विस्तृत होता जा रहा है ना, तो बिल्कुल भी सीख जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला ले लेता हूँ मैं, लॉरेंज कोहल वर्ग का सिद्धांत। अब ठीक है भाई, लॉरेंज कोहल वर्ग के सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलो भाई, लॉरेंज कोहल वर्ग का
नैतिकता का सिद्धांत हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ आपका प्रश्न बनता है। ठीक है ना, देखो अब लॉरेंज कोहल वर्ग है। ठीक है, कोहल वर्ग को लॉरेंज कोहल वर्ग कहते हैं, जो कि आपके अमेरिका के निवासी हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने ही, कोहल वर्ग ने ही नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब इनके सिद्धांत को जाने इससे पहले हमको जानना है नैतिकता क्या होता है। तो सही और गलत की पहचान करना ही नैतिकता है। और नैतिक दुविधा, जब हम फंस जाते हैं कि कौन सी दिशा में जाएं, किसको अपनाएं, सही को फैसला लें या गलत फैसला के बीच जब हम फंसते हैं, हमको पता नहीं चलता कि क्या सही है, वो नैतिक दुविधा कहलाता है। ठीक है साथियों, चलो अगला देखो, नैतिक तर्कना। अब नैतिक तर्कना क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया। भाई अब उस प्रक्रिया, मतलब आप कंफ्यूज हो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उस स्थिति को आप क्या बोलोगे? नैतिक तर्कना कहते हैं। ठीक है, इसमें हिंज की कहानी है, हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई। अब कोहल वर्ग ने नैतिकता के यहाँ पर 3 स्तर बताए हैं। याद रखना भाई, कोहल वर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं, प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, एक तो है प्राक रूढ़िगत, दूसरा है रूढ़िगत और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत। अब ये 3 अवस्था बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहले मैं बात करूं प्राक रूढ़िगत। प्राक होता है, प्राक माने पहले, तो रूढ़िगत अवस्था के पहले, रूढ़ी के पहले। कैसे? इसकी जो उम्र सीमा 4 वर्ष से 10 वर्ष की होगी। इस अवस्था में बच्चों को सही या गलत के बारे में पता नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है बच्चा नहीं जानता, छोटा उम्र है ना भाई। अब इस अवस्था में क्या है? नैतिक तर्क दूसरों के मानक के आधार पर, जैसे छोटी उम्र है, बच्चा नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, तो क्या करता है वो, माता पिता जो कहेंगे उसके लिए वही सही है। कोई और घर के कोई भी बोल दे तो उसी को वो सही मानने लगता है, उसी को वो गलत मानने लगता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके से होगा। एक तो है दंड या आज्ञा पालन। देखो बच्चा सोचता है कि नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर ये आधारित है। ठीक है, अर्थात यदि मैं गलत करूंगा तो मुझे दंड मिलेंगी, यदि मैं अच्छा करूंगा आज्ञा मानूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेंगी, है ना, बच्चा ये सोचेगा। दूसरा आता है इसमें साधनात्मक सापेक्षता। देखो अब इसमें साधनात्मक सापेक्ष मतलब जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, कहते हैं ना भाई। अर्थात बच्चा ये सोचेगा कि तय जो मोर साथ करे उसने महू तोर साथ करे, तय एक झापड़ मारे महू एक झापड़ मारी, है ना, जैसे को तैसा। ठीक है ना, चलो अब प्राक रूढ़िगत के बाद रूढ़िगत नैतिकता स्तर क्या है? प्राक रूढ़िगत 4 से 10 वर्ष था, रूढ़िगत में 10 से 13 वर्ष हो जाता है उम्र सीमा। क्लियर है? अब देखो इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। मतलब क्या है? इस अवस्था में बच्चा मतलब दूसरे लोगों के जो मानक है, दूसरे लोग के जो नियम कानून है उसको वो अपने अंदर ले लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो सही और गलत की पहचान करता है। समझ रहे हो ना चीजों को? एकदम सरल तरीके से हम बता रहे हैं साथियों। अब इसके भी 2 तरीके हैं, इसके भी 2 प्रकार में आ जाएंगे। एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। भाई वो अच्छा करेगा तो माता पिता से क्या है, उसको अच्छा लड़की अच्छा लड़का का शाबाशी मिलता है ना। और दूसरा है कानून व्यवस्था बनाए। इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की इनमें भावना विकसित करता है ना भाई। क्योंकि देखो अब बच्चे को पता है कि कोई भी काम गलत है, तो आप मान लो बच्चा किसी दूसरे को देखा कि वो एकदम सीधा साधा है, बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, वो कभी चोरी नहीं करता, बच्चा भी उसके जैसा क्या है बनने की कोशिश करता है। क्योंकि उन्होंने किसी बच्चे को देखा था कि उन्होंने चोरी किया था तो उनको दे दनादन लग गया था, तो अब बच्चा जान रहा है कि चोरी करना गलत है, मैंने चोरी वो फलाना ने किया था, उसको जबरदस्त पड़ा है भाई, वो चोरी नहीं करेगा। तो ये है कानून व्यवस्था, मतलब चोरी करना गलत है, बच्चा चोरी नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब तीसरा आता है इसमें उत्तर रूढ़िगत। देखो उत्तर मतलब रूढ़ी से ऊपर उठकर, इसमें 13 वर्ष से ऊपर, इसमें बच्चा स्वयं निर्णय लेता है। ठीक है ना। देखो बच्चा क्या सोचता है, नियम भले ही बना हुआ है, लेकिन यदि किसी इस नियम से किसी का भला हो जाए, नियम को तोड़ने से किसी का भला हो जाए
तोड़ना गलत नहीं है। बच्चा स्वयं अब निर्णय ले रहा है ना। जैसे भाई यहाँ पर चक्का जाम हो रहा है, कब लाल बत्ती जल गया, सिटी में आप घुसे हो, शहर में हो, लाल बत्ती जल गया, चक्का जाम हो गया, आप क्या कर रहे हो, आप निर्णय ले रहे हो अगर मैं तुरंत वहां से निकल जाता हूं तो क्या है, मेरे पिताजी, मेरे माताजी जो भी है उनकी तबीयत बच जाएगी। अगर मैं यहाँ 10 मिनट भी लेट किया तो उन्हें कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बच्चा स्वयं निर्णय ले रहा है। यही सामाजिक, देखो यही क्या है, उत्तर रूढ़िगत में आता है। ठीक है, इसके भी 2 प्रकार हैं। क्या क्या है देखो, सामाजिक अनुबंध, इसमें किशोर यह मानता है कि नियम भले ही बना हुआ है लेकिन यदि उससे किसी का भला हो तो ठीक है, यह है सामाजिक। जैसे कि अभी मैंने कहा। अब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखता क्या है, इसमें किशोर दूसरे के विचारों के नहीं बल्कि खुद के मानकों के आधार पर व्यवहार करता है। मतलब स्वयं तय करता है कि वो कैसे करेगा, कैसे रहन सहन स्थापित करेगा, कौन से नियमों पर चलेगा। ठीक है, ये सब उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, क्लियर है। ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत। अब आता है देखो वायगोत्स्की। अब वायगोत्स्की ने सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत दिया है। अब बात कर ले हम वायगोत्स्की के बारे में। तो देखो, यह रूस के वैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि बच्चा क्या करता है, समाज में रहता है, समाज में संस्कृति से वो अंतःक्रिया करता है और वही सीखता है। अर्थात बच्चा समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है और सीखता है। ठीक है, अर्थात समाज में ही उस बच्चे का विकास होता है। ठीक है, ये वायगोत्स्की का मानना है। ठीक है ना, वायगोत्स्की का कहना है। अब यहाँ पर वायगोत्स्की ने समाज की जब बात की कि बच्चा समाज में रहकर अंतःक्रिया करके सीखता है तो बच्चा 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताया वायगोत्स्की ने। ठीक है, एक तो ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाविक विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का स्तर, उन दोनों के बीच के जो अंतर है वो ZPD कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आता है वो है स्कैफोल्डिंग, जिसे पार या ढांचा कहते हैं हिंदी में। अब देखो, अपने से बड़े या वयस्क के माध्यम से ली जाने वाली एक सामान्य मदद या मार्गदर्शन क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये वायगोत्स्की ने दिया है ना। ठीक है, ओके चलो। अब देखो यहाँ भाषा पर वायगोत्स्की ने क्या बातें कही है। तो वायगोत्स्की ने क्या कहा भाषा पर, तो पहले भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होता है लेकिन वो बाद में एक हो जाते हैं। पहले स्वतंत्र होते हैं भाषा और विचार, भाषा और चिंतन उसी को विचार कहते हैं ना। तो भाषा और चिंतन पहले अलग अलग होता है, स्वतंत्र होता है, बाद में वह एक हो जाता है। इसलिए वायगोत्स्की ने कहा, ठीक है, इस बात को वायगोत्स्की ने पहले कहा है भाई। क्लियर है ना। चलो अब देखो यहाँ पर नॉम चोम्स्की ने क्या कहा है, आप उसको पहले समझो। नॉम चोम्स्की का भाषा पर क्या कहा। ये जो नॉम चोम्स्की है अमेरिका के निवासी थे। इनका कहना है बच्चों के दिमाग में, देखो भाई इसने कहा, नॉम चोम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। ठीक है, क्या कहा, भाषा के सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है। बच्चा क्या है, बच्चों के दिमाग में एक डिवाइस लगा होता है जिसे LED कहते हैं। LED क्या है, आपका देखो एक डिवाइस, एक यंत्र लगा होता है जिसे LED कहते हैं, देख सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन या अधिग्रहण यंत्र। ठीक है, ये कहा किसने कहा है, आपका नॉम चोम्स्की ने। ओके, अब देखो चलो, अब चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए भाई, यहाँ सतही संरचना और गहरी संरचना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब ब्लूम के टैक्सोनॉमी को भी आप समझे, शैक्षणिक उद्देश्य। ब्लूम जो है बेंजामिन ब्लूम कहते हैं, ये भी अमेरिका के निवासी है। शैक्षणिक उद्देश्य का इन्होंने वर्गीकरण किया, ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ठीक है, ये 2 तरीके से दिया है। देखो अब ये जो ब्लूम है, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानात्मक पक्ष है, अर्थात इन्होंने 6 भागों में
मानसिक विकास को बांटा है। मानसिक क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, उसको 6 तरीके से बांटा है। किसने बांटा है भाई? ब्लूम ने, बेंजामिन ब्लूम ने। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम ने इसको कहा है। ठीक है, चलो हो गया। क्रियात्मक पक्ष इसको हम नहीं देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सिगमंड फ्रायड देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है सिगमंड फ्रायड ने, समझो। अब सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। यह ऑस्ट्रिया के निवासी थे साथियों। इस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया। देखो, सिगमंड फ्रायड ने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया और मन के उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। दिमाग, हमारा जो मन होता है ना, उसके 3 प्रकार बताए हैं। क्या क्या 3 प्रकार बताए हैं? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन अर्थात इसमें वर्तमान विचारों से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन इसमें तुरंत ज्ञान नहीं हो। देखो, अर्धचेतन मन, देखो चेतन मन मतलब अभी जो दिमाग में हम वर्तमान में जो चीज ग्रहण कर रहे हैं, वो चेतन मन में कर रहे हैं। अर्धचेतन मन मतलब इसमें पुरानी बातें जो हम भूल गए हैं, ठीक है, भूल गए हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद में याद आ जाता है। हाँ, फलाना तो कह रही से, ठिकाना तो कह रही से, कुछ समय बाद याद आता है, वो अर्धचेतन है। अचेतन मन इसमें ऐसी बातें होती है जिसको बिल्कुल भी भूल जाए रहते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता, याद करने पर भी याद नहीं आता, अचेतन मन है। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 प्रकार बताए हैं। अब फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं, इदम, अहम और परा अहम। इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि जानते हो? दिमाग। देखो, अब यहां मैं बुद्धि की बात कर रहा हूं ना, एक एक बिंदु को समझो, एक एक पॉइंट को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल होती है, अर्थात बहुआयामी होती है। ठीक है, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। भाई कोई भी समस्या सुलझाना है, दिमाग में सोचोगे तभी तो उस समस्या का हल मिलेगा ना। योग्यताओं का सेट होता है, कठिन योग्यताओं का। यह एक मानसिक क्षमता है। बुद्धि मतलब मानसिक है ना। बुद्धि परिवर्तनशील होता है, बुद्धि बदलते रहता है क्षण क्षण में। ठीक है भाई, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करती है। मान लो हम गर्मी से किसी ठंड इलाका में जाने वाले हैं, तो बुद्धि ही हमारी मदद करती है। बुद्धि हमें बताएगा हाँ यहाँ ठंड है, गुड़गुड़ासी हमको लगेगा। बुद्धि हमको बताएगा हाँ अब हमारा शरीर ढल सकता है, फिर हमारा बॉडी क्या है उसके हिसाब से ढल जाता है। समझ रहे हो ना। बुद्धि के प्रकार में आ जाओ। बुद्धि के प्रकार में बात करूं, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताए हैं साथियों, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अब थॉर्नडाइक के 3 प्रकार हैं बुद्धि के। मूर्त बुद्धि पहला देखते हैं। मूर्त बुद्धि होता क्या है? मूर्त बुद्धि से तात्पर्य ऐसी चीजें जो ठोस रूप में हमारे सामने होती है, अर्थात जिसको हम देखकर काम करते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे एक मैकेनिक होता है, वो मूर्त बुद्धि का काम है, अर्थात जो मैकेनिक बनता है ना, उसमें मूर्त बुद्धि की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो स्वयं काम करता है। कारीगर जो होते हैं, घर बनाए, कारपेंटर, ये सब क्या है, वो ठोस चीजों को सामने देखकर वो खुद काम करता है, इसलिए वो क्या है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है। अमूर्त बुद्धि देखो भाई, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं व विचारों संबंधित। अब जो बुद्धि हमें भावना और विचारों से संबंधित होते दिखाई नहीं देती, जैसे कवि अपनी भावनाओं को लिखता है, कोई भी शायर है अपनी भावनाओं को लिखता है, कोई चित्रकार है भावनाओं को चित्र पिरो देता है, एक डॉक्टर है भाई उसको भी कोई बीमारी दिखाई नहीं देता ना, वो भी भावनाओं सोचता है, अनुभव करता है, अपनी शिक्षा का उपयोग करता है, ज्ञान का उपयोग करता है। तो ये क्या है, अमूर्त बुद्धि में आता है। ठीक है। अब आएंगे सामाजिक बुद्धि। जो समाज से भी होते हैं ना, राजनेता जो समाज के लिए कुछ करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। अर्थात जिस बालक में सामाजिक बुद्धि अधिक होगी, वो या तो नेता बनेगा, समाज सेवी बनेगा, अध्यापक बनेगा, गुरुजी बनेगा, व्यवसायी बनेगा, एनीवन। ठीक है, जो समाज के लोगों से जुड़ा हुआ व्यवसाय वो अपनाता है। समझ गए। अब आता है बुद्धि लब्धि, जिसे आईक्यू बोलते, इंटेलिजेंसी। ठीक हो, आईक्यू बोलते हैं ना बुद्धि लब्धि। ठीक है, आप बुद्धि लब्धि की यहाँ पर बात कर रहा हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। देखो बुद्धि लब्धि क्या होता है, बुद्धि को मापने के लिए। ठीक है,
बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था, बुद्धि लब्धि एक परीक्षण है साथियों। सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण हुआ था ना, उसको बीने तथा साइमन ने किया था। पहला परीक्षण याद रखना, बुद्धि लब्धि मतलब बच्चे में कितना दिमाग है उसको मापने के लिए, ठीक है। सबसे पहले परीक्षण हुआ था, बीने तथा साइमन ने 1905 में सबसे पहले परीक्षण किया। उसके बाद उसी को संशोधित रूप में टर्मन ने किया, ठीक है, जो कि 1916 में सबसे पहले हुआ। 1905 में बीने और साइमन ने किया। उसके बाद 1916 में टर्मन ने किया है, ठीक है। टर्मन ने उनका संशोधन किया। और ये कहाँ किया? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में किया। तो सबसे पहले किसने किया है याद रखना भाई, क्योंकि एग्जाम में आपके आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब इन्होंने जब टर्मन ने संशोधित परीक्षण किया तो उन्होंने बुद्धि लब्धि का एक फॉर्मूला दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर बुद्धि लब्धि, ठीक है। अब बुद्धि लब्धि के मान और उसका अर्थ क्या होता है, उसको मान को आप समझो। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई। 0 से 25 जिनकी बुद्धि लब्धि होती है जड़ बुद्धि बालक। और जड़ बुद्धि मतलब ये बालक खुद अपना काम ही नहीं कर सकता, पूरी तरीके से दूसरे पर आश्रित रहता है। 25 से 50 जिनकी बुद्धि लब्धि हीन बुद्धि बालक। 50 से 70 मूर्ख बुद्धि बालक। 70 से 90 मंद बुद्धि बालक। 90 से 110 सामान्य बुद्धि बालक। 110 से 125 श्रेष्ठ बुद्धि बालक। और 125 से 140 प्रखर बुद्धि बालक। और 140 से जिसके ऊपर होती है प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, ठीक है ना। चीजें समझ में आ रहा है ना? ओके। अब देखो यहाँ पर अभी तक बार बार कौन सा पूछा गया है। सबसे पहले मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से 90 होती है। अलग अलग सिद्धांत देने वालों ने 70 से 79 भी कहा है यहाँ पर, ठीक है। सामान्य बुद्धि 90 से 109 तक, ठीक है, ये भी पूछा गया। और प्रतिभाशाली बालक, ये तीन चीजें रट्टा मार लेना संगवारी हो, खबर की ये तीन चीज में के ही लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। और ये पुराना बार पहली के जो मतलब पूछे गए हैं ना, ते मतलब तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। बुद्धि लब्धि समझ में आ गई ना। आप देखथन बुद्धि की माप क्या होता है। तो बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा की जाती है भाई। बुद्धि की माप आप बुद्धि परीक्षण से करोगे, इसके अनेक तरीके हैं। बच्चों की बुद्धि की माप आप उसकी बुद्धि लब्धि निकालोगे, है ना। मानसिक आयु कैसे मापोगे? वास्तविक आयु तो जान रहे हो, गुणा 100 करे। मानसिक आयु उसकी मापना है, आपको कैसे मापोगे? कई तरीके हैं भाई इनको मापने के, देख लो। तरीके की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। बिने साइमन परीक्षण, एक होता है वेस्लर बुद्धि परीक्षण, दूसरा कैसल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। 4 परीक्षण हैं बुद्धि मापने की, ठीक है, समझ गए। इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधे आते हैं बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांत में बात करूं तो अनेकों सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और प्रतिदर्श का सिद्धांत, जिसे नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बुद्धि के सिद्धांत है। अब इन्हीं सिद्धांतों को हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बनता है प्रश्न। एक कारक सिद्धांत, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत विनय ने दिया है, ठीक है। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के व्यक्ति में, देखो, प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सब कार्यों में उपयोग होता है। एक ही बुद्धि के प्रकार है जो सभी कार्यों में उपयोग होता है। यह एक कारक सिद्धांत है और इसको विनय ने दिया है। अब द्विकारक सिद्धांत देखो भाई, अर्थात एक कारक सिद्धांत में विनय ने कहा कि केवल बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, अर्थात वो सभी काम में उसी बुद्धि का उपयोग करते हैं। अब द्विकारक सिद्धांत को देखो, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। अब स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, एक तो सामान्य तत्व है और दूसरा है विशिष्ट तत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टेट में आ चुका है भाई, सीजी टेट में, है ना। द्विकारक में स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि के 2 तत्व हैं भाई, सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व। अब सामान्य तत्व जैसे जनरल देखो इंटेलिजेंसी जी, और विशिष्ट तत्व स्पेसिफिक, है ना, इसलिए जीएस बोलते हैं। सामान्य में क्या है, इसमें बुद्धि जन्मजात होती है और प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है। जबकि विशिष्ट तत्व क्या कहता है, ये जो बुद्धि है अर्जित करने वाली। सामान्य तत्व जन्मजात और विशेष तत्व अर्जित करता है, मतलब ज्ञान के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं, स्कूल में हो, किसी भी विद्यालयों में हो, है ना। तो ये स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि के द्विकारक के बाद। अब देखो बुद्धि के समूह कारक की बात किसने की, तो समूह कारक की बात थर्स्टन ने की है।
देखो एक कारक किसने कहा है भाई, टर्मन, द्विकारक बिने और समूह कारक थर्सन ने कहा है ना। देखो देखो भाई यहाँ पर एक कारक बिने, द्विकारक किसने दी है, स्पीयरमैन, सॉरी हाँ, देखो एक कारक बिने, द्विकारक स्पीयरमैन ने, और ये जो समूह कारक उसको किसने दिया, थर्स्टन ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है। ठीक है, बहुत सारे जो योग्यताएं हैं उनका एक मिश्रण होता है, अर्थात समूह कारक में थर्सन ने कहा कि मानसिक जो योग्यता है बुद्धि 7 प्रकार की योग्यताओं से मिलकर बनी होती है। अब इन 7 प्रकारों को भी आप देखो, शाब्दिक योग्यता, गणितीय योग्यता, स्थानिक योग्यता, अवधारणात्मक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता और विश्व प्रवाह योग्यता। ठीक है ना भाई। ये आता है आपके प्रश्न में। देखो जिन बालकों में शाब्दिक योग्यता होती है वो अर्थ को अच्छे से समझता है। गणितीय योग्यता वाले बालक क्या है, गणितीय समझ ज्यादा रहती है, वो इंजीनियर बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, है ना भाई, समझ रहे हो ना। स्थानिक बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी वो चित्रकार बनेंगे, मूर्तिकार बनेंगे। अवधारणात्मक योग्यता जिसमें अवधारणाओं की समझ ज्यादा होती। स्मृति योग्यता जो सूचना धारण करता है वो स्मृति योग्यता। तार्किक तर्क का उपयोग करता है उसमें तार्किक बुद्धि ज्यादा होती। इस तरह से ठीक है, टर्मन ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए हैं। समझ गए ना साथियों, इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर चल रहे हैं भाई, बिल्कुल A to Z सभी चीजें। मैराथन क्लास है हमारा, सभी चीजें बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। देखो गिलफोर्ड का सिद्धांत। अब गिलफोर्ड ने क्या सिद्धांत दिया है भाई, तो गिलफोर्ड ने 5 समूह बताए हैं बुद्धि को लेकर। ठीक है, गिलफोर्ड ने भी बुद्धि के सिद्धांत दिया है और इन्होंने 5 बताए हैं। संज्ञान जिसमें खोज, पुनर्खोज ये सभी आती हैं। अभिसारी चिंतन ये भी आते हैं, इसको भी अभी सारी जो चिंतन है गिलफोर्ड की ही है, याद रखना भाई इस बात को। तो अभिसारी चिंतन में क्या, तथ्य से निष्कर्ष की खोज। निगमनात्मक चिंतन जैसे 2 और 3 को जोड़ने के लिए अभिसारी चिंतन प्रयोग करेंगे ना भाई, मतलब ये एक क्लोज इंडेड है, ओपन इंडेड नहीं बोलेंगे ना इसको, क्लोज इंडेड है अभिसारी। ठीक है, अब आता है अपसारी। देखो अपसारी चिंतन, डाइवर्ट मतलब पूरा फैलाव, अभिसारी मतलब सिकुड़ गए समझ, और अपसारी, अपसारी मतलब फैलाव, अभी मतलब सिकुड़ना, अपसारी मतलब फैलाव, फैलाव मतलब लंबा चौड़ा, ये ओपन इंडेड है भाई। देखिए दिए गए तथ्यों में कुछ नया जोड़ना, निष्कर्ष। ठीक है, नया सृजन करना, कुछ नई नई चीजें क्रिएट करना, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, सभी चीजें बोलते हैं ना भाई, ये सब अपसारी चिंतन की क्वालिटी है। सृजनात्मकता, सर्जनात्मकता। ठीक है, जैसे बच्चों को मान लो स्कूल वापसी लाना है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, तरह तरह के उसको प्रलोभन दोगे, दिमाग का उपयोग करोगे, गीत, संगीत, गजल सभी का उपयोग करके बच्चे में रुचि लाओगे, बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, प्रतिदिन आपका विद्यालय आएगा। ये अब सारी चिंतन से ये सभी चीजें संभव होता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद चौथा आता है स्मृति और 5वां मूल्यांकन। ठीक है, अब देखो एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर, ये भी आपके एग्जाम में आता है भाई। हार्वर्ड गार्डनर ने भी बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने भी दिया है। देखो गार्डनर ने कहा का बुद्धि का सिद्धांत, देखो बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकी होता है, गार्डनर ने कहा। गार्डनर ने मुख्य रूप से 7 प्रकार की बुद्धि बताए, फिर 1998 में उन्होंने 8वां बुद्धि भी जोड़ा और सन 2000 में 9वां बुद्धि भी जोड़ा। सबसे पहले उन्होंने 7 प्रकार के बुद्धि बताए, 1998 में 8 ठन हो गए, 2000 में 9 ठन हो गए। अब वर्तमान में 9 प्रकार के बुद्धि के प्रकार हम पढ़ते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या क्या है, भाषाई, तार्किक 9 प्रकार है पूरा, हार्वर्ड गार्डनर के 9 प्रकार होते हैं बुद्धि के। अब देखो जिसमें भाषाई बुद्धि अर्थात जिसमें भाषाई दक्षता होती है ना, बोलने की दक्षता होती है, या तो वकील बनेगा, कवि बनेगा, पत्रकार बनेगा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें तर्क वितर्क गणितीय जो क्षमता होती है, या तो वैज्ञानिक बनेंगे या फिर बैंक में अकाउंटेंट में बड़े बड़े जो पद होते हैं ना, जहाँ लेखा जोखा संबंधित काम होंगे, तो वहां पर ऐसे बच्चे जाते हैं जिसमें इस तरह की बुद्धि होती है। स्थानिक बुद्धि देखो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना स्थानिक बुद्धि कहलाता है। ठीक है, ऐसे जिसके मन में होता है ना
अमूर्त तत्व जो सामने नहीं है उसके बारे में चित्र बना लेता है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर जैसे बनते हैं ना, सिविल इंजीनियर। अब शारीरिक गतिक बुद्धि देखो भाई, जिसमें शारीरिक मतलब कहना चाहिए स्ट्रांग, जैसे लचीलापन, बढ़िया शारीरिक गतिविधियों में एक्टिव होते हैं ना, जैसे वो हीरो बनता है, एक्टर बनता है, एक्ट्रेस बनते हैं, एथलीट, मतलब प्ले के क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में जाते हैं भाई, है ना, डांसिंग के क्षेत्र में जाते हैं। अब संगीत जिसमें ज्यादा हो, संगीतात्मक बुद्धि, अर्थात जिसमें रुचि संगीत के क्षेत्र में ज्यादा हो, संगीतात्मक बुद्धि क्या है अंतर्गत आएगा, वो संगीत के क्षेत्र में आएंगे, सिंगर बनेगा, इंटरप्रेनर बनेगा, ये सभी चीजें बनते हैं। अब देखो यहां पर समस्या आती है बच्चों को, सॉरी आप सभी को, अंतर व्यक्तिक और अंतः व्यक्तिक। देखो अंतर आ रहा है ना भाई, तो इसमें व्यक्ति के, देखो इसमें दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे बातचीत करना है। देखो जहां टर लेकर ही ना, मतलब दूसरे से बातचीत करना, और जहां अंतः मतलब स्वयं से बातचीत, जहां टर लेकर ही अंतर व्यक्ति मतलब दूसरों के साथ कैसे हमको बातचीत करना है, ये जानना है, ये पता करना है ना भाई, तो वो अंतर, जहां टर लेकर ही मतलब दूसरे से बातचीत करना, जहां अंतः मतलब तह हृदय से, स्वयं से बातचीत करना। समझ गए ना, एकदम बढ़िया तरीके से मैं बता तो संगवारी हो आप मन ला, जहां जो दूसरे से अंतर व्यक्ति बुद्धि जेमा ज्यादा रही त्या नेता बनी, सामाजिक कार्यकर्ता बनती। समझ गए, अंतः जो दूसरे से नहीं बल्कि अंतः स्वयं से बातचीत करा थे, वो काय बने थी, जो खुद में लीन है, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु बन जाते, दार्शनिक बन जाते, सत्संग में एकदम बड़े बड़े वो महात्मा बनते ना, वो सब बन जाते। समझ रहे हो। उसके बाद आठवां आता है अस्तित्ववादी। देखो जिसमें ऐसे लोग भी आपको दिखेंगे ना साथियों, जो कि दुनिया के बारे में जानना चाहता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान कौन है, कहाँ से आया, क्या है, कैसा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, आगे चलकर खोज करने लगते हैं, संतों की तरह बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं या फिलोसोफर बन जाते हैं। समझ रहे हो ना भाई। तो ये 8 है। और 9वां उन्होंने बताया प्रकृतिवादी बुद्धि, अर्थात जिनकी रुचि प्रकृति के क्षेत्र में रहता है ना, वो खेती किसानी में काम करने लगते हैं या किसी नेचुरल चीजों में उनकी ज्यादा रुचियां होने लगती हैं। समझ गए। तो ये है, हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताया है साथियों। देखो जेपी गिलफोर्ड ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसको हम नहीं देखेंगे। सीधे आते हैं हम भाषा और विचार पर। इंपॉर्टेंट है भाषा और विचार क्या होता है। देखो भाई भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम। तो भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सभी जानते हैं। अब भाषा विकास के भी अनेकों सिद्धांत है ना, बहुत सारे सिद्धांत। देखो भाषा विकास में चौमस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है भाई, है ना। चौमस्की ने कहा है भाषा सीखने की प्रक्रिया जन्मजात होती है, उन बच्चों के दिमाग में एक डिवाइस होता है। कहा है भाई एल्बर्ट, देखो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, अल्बर्ट बंडूरा, इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। दिमाग में बैठा लो, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। ठीक है, ये कनाडा के निवासी थे साथियों, और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इनका कहना है कि बच्चा समाज में रहकर, समाज के लोगों के बीच रहकर सीखता है, ठीक है ना, दूसरे के व्यवहार को देखता है ना और सीखता है। इसका अन्य नाम भी है अनुकरण करके सीखना, मॉडलिंग करके सीखना। एक चीज याद रखना, वो गुड़िया कठपुतली ऐसा उदाहरण देके देखता है ना आपको पेपर में, ठीक है, ऐसे उदाहरण लेके आपके पेपर में जब प्रश्न आएगा ना, एक बेबो गुड़िया थी, बेबो डॉल थी, या फिर नान बुटी गुड़िया रही से, जो भी से, मतलब वो मॉडलिंग करके सीख रहा है, मतलब वो क्या है, वो सामाजिक अधिगम द्वारा सीख रहे हैं, मतलब वो बंडूरा के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, चीजों को समझिए, ठीक है। अब बंडूरा ने क्या किया, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। बच्चों की एक बच्चा, उसको 3 मूवी दिखाया गया, 3 ठन फिल्म दिखाईस। का फिल्म दिखाईस, प्यार मोहब्बत वाला एक ठन पिक्चर दिखाईस, समाज से जुड़ा हुआ, समाज से संबंधित दूसरा पिक्चर दिखाईस, और लड़ाई झगड़ा वाला तीसरा पिक्चर दिखाईस। अब वो सामाजिक बंडूरा काय पथे,
जब प्यार मोहब्बत वाला पिक्चर दिखाई तो एकदम बढ़िया प्यार मोहब्बत की बात करी इस लड़का में वही गुण आए लगिस। जब वह समाज से जुड़े हुए दिखाई तो सामाजिक गुण ओकर आए लगिस। और जब लड़ाई झगड़ा के वाला पिक्चर दिखाया गई तो ओकर में वही व्यवहार दिखे में लगिस, है ना भाई। मतलब ये तीनों चीज पिक्चर को देखकर बंडूरा ने क्या कहा कि जैसा बच्चे को दिया जाता है वैसा बच्चे बनते हैं, है ना, ऐसा बंडूरा का कहना है। मतलब बच्चे क्या करते हैं भाई, देख कर सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं समाज से, है ना। बंडूरा ने इस तरह से प्रयोग किया है, ठीक है। अब बंडूरा ने सीखने के स्तर बताए हैं, इसमें 4 स्तर हैं। अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, 4 स्तर बताया है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर पावलाव का सिद्धांत देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो पावलाव का क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग अनुकूलित अनुक्रिया, पावलाव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत, ठीक है। पावलाव कहाँ के हैं हम इस पर बात नहीं करेंगे। अब देखो पावलाव ने क्या, इसका अन्य नाम भी क्लासिकल कंडीशनिंग का शास्त्रीय अनुबंधन भी बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, अनुकूलन का भी बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी या परंपरागत थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने इस प्रकार का सिद्धांत, देखो पावलाव ने कुत्ते पर शोध किया है भाई, याद रखना, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पावलाव ने कुत्ते पर किया है, ठीक है, और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है और कबूतर। स्किनर ने 2 जीवों पर प्रयोग किया है, याद रखेंगे, एक तो है आपका चूहा और एक है आपका कबूतर। अब कब किया, देखो बीएफ स्किनर इसका पूरा नाम है। इन्होंने 1930 में चूहे पर किया, 1943 में कबूतर पर किया, ठीक है। अब इनके सिद्धांत का अन्य नाम है आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ठीक है। स्किनर ने चूहे पर किया और कुत्ते पर, अलग देखो चूहा और कबूतर पर किया है ना, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे भाई। अब इन चीजों को याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ठीक है। बच्चा एक समस्या समाधान वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है, ये चीजें आप सभी जान रहे हो। थ्योरी है, थ्योरी आपको पता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम जिसे अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं और हिंदी में सीखना भी बोलते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलता है, अनुकूलन की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन की नाम ही सीखना है, ठीक है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने को प्रभावित करता है बालक की योग्यता, निश्चित उद्देश्य, परिपक्वता, परिवार, समाज, वातावरण, शिक्षक का व्यवहार और सीखने की जो ललक, बच्चे में सीखने की ललक होगी तभी सीखेगा ना भाई। अब सीखने के सिद्धांत अनेक वैज्ञानिकों ने दिया है, मनोवैज्ञानिक, उसी में से एक आता है आपका थॉर्नडाइक। क्या, थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक बोलते हैं। और ये थॉर्नडाइक शिक्षा मनोवैज्ञानिक के नाम से फेमस है, जो कि अमेरिका के हैं। इन्होंने, ये जो है पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना जी। अब बुद्धि एवं प्रयास का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। बुद्धि और प्रयास का थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, याद रखना भाई। स्किनर ने चूहा और कबूतर पर, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर और पावलाव ने कुत्ता पर। समझ गए। इन्होंने अनेकों नियम बताए हैं भाई, प्राथमिक नियम और गौण नियम। देख लो इन्होंने 2 तरीके के नियम बताए, एक तो प्राथमिक नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य या प्राथमिक नियम, जिसमें अभ्यास का नियम समझ लो थोड़ा थोड़ा। किसी काम को हम सीखने के लिए जितना ज्यादा हम अभ्यास करेंगे ना, उतना ही हम बेहतर सीखेंगे। ये अभ्यास का नियम है, थॉर्नडाइक ने दिया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कहते हैं ना भाई। अभ्यास के करने से तो सील में भी निशान पड़ जाता है, ठीक। यही सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है अभ्यास का। दूसरा सिद्धांत दिया है, ये जो प्राथमिक नियम है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा तत्परता का नियम। किसी काम को सीखने के लिए तत्पर हैं तो उत्सुकता और रुचि है। देखो किसी काम को सीखने के लिए आप तत्पर हो, आप तो उसके प्रति रुचि है, आप उत्सुक हो, तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं सीख सकते, ठीक है। अगर आप उत्सुक हो उस काम को जल्दी सीखोगे, आप उत्सुक नहीं हो उस काम को जल्दी नहीं सीख सकते, ठीक है। चलो प्रभाव का नियम क्या होता है उसको भी देखो। प्रभाव के नियम में सीखना संतोषजनक हो तो सीखना। देखो भाई, यदि सीखना संतोषजनक है तो आप अच्छे से सीखोगे, जल्दी सीखोगे। लेकिन जहां सीखना संतोषजनक नहीं है, आप नहीं सीख सकते।
समझ रहे हो ना? हाँ, इसीलिए थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना है बच्चों को जब आप प्रलोभन दोगे, पुरस्कार दोगे तो बच्चों का सीखना जल्दी होता है। डरवाओगे, दंड देने की, सजा देने की बात करोगे तो सीखता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। ये थॉर्नडाइक ने ही कहा है ना। ये तो प्राथमिक नियम हो गया। अब गौण नियम जैसे बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत, मनोवृत्ति, साहचर्य क्रिया, ये गौण नियम है। अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ना, उसके और अन्य नाम है। SR थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया, प्रयत्न त्रुटि, प्रयास एवं भूल, संबंधवाद, संयोजनवाद, ये सब उनके गौण नियम है। देखिए इनके पूरे थ्योरी, पूरे सिद्धांत पर हम नहीं आएंगे साथियों, मेन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। लैंगिक रूढ़िवादिता वाला सुने हो ना भाई, ये आपके पेपर में आते हैं 1 नंबर। अब लैंगिक भेदभाव को पहले समझ लो भाई, क्या होता है। अनेक शिक्षाविदों ने महिला तथा पुरुषों के उपलब्धि की तुलना को खोज का विषय माना। देखो भाई, महिला और पुरुष के उपलब्धि को एकदम खोजपूर्ण मानते हैं। शोध से प्राप्त तथ्य के अनुसार सामाजिक तथा शारीरिक आधार पर महिला और पुरुषों में अनेकों प्रकार के जो भिन्नताएं हैं देखने को मिलती है। यही लैंगिक भेदभाव है। देखो, अब लैंगिक पूर्वाग्रह क्या होता है। लिंग के धारणा जो पहले से चली आ रही है वही देखो, लड़की और लड़का वाला जो पुराना धारणा चलत आते ना पहली के रूढ़िवादी परंपरा कथन ना, वही है लैंगिक रूढ़िवादिता। लड़की और लड़का में जो भेदभाव है ना, वो लिंग रूढ़िवादिता। जैसे हम कथन ना, लड़कियों की तरह, अब देखिए कोई लड़का कमजोर रही, कैसन टूरी की तरह घात कमजोर रहे, पल पल निमगा टूरी मन से दिन भर थोड़ बात रो देते, बोलते हैं ना भाई, लड़कियों की तरह गणित में कमजोर होते हो। भाई ये रूढ़िवादी सोच, ऐसी होता नहीं है भाई, ऐसा कुछ होता नहीं। न लड़का बड़ा न लड़की बड़ी, न लड़की न लड़का बड़ा, भाई जिसमें दम है वो बड़ा। समझ रहे हो ना? लैंगिक रूढ़िवादिता विचार पुराने ख्यालात के लोग अपनाते हैं। देखो, एक हर परिवार, हर शिक्षित माता पिता भी ये कहीं न कहीं अनजाने में अपनाता है। कैसे? बचपन में जब वो छोटा है तब से ही आप उनको लड़की गुड्डा गुड़िया ले आन रहे हो करबा, लड़का है तो गाड़ी मोटर कार ले आनो करबा। शुरू ले हमन भेदभाव सिखा, शुरू ले हम भेदभाव चालू कर डारे ना भाई, यही तो रूढ़िवादिता है जी। समझ रहे हो ना? अब इनसे बचाओ सिर्फ एक ही है, दोनों को आप समान मानो। जरूर नहीं है भाई आप लड़का के लिए गाड़ी मोटर ला रहे हो, लड़कियों को भी दो। उसके लड़कियों के लिए भी यदि गाड़ी मोटर दे रहे हो, लड़कों को भी आप पुत्री पुत्रा दो, गुड़िया गुड्डी दो, है ना? तब तो आप दोनों में समानता ला रहे हो ना। शिक्षा में ही समानता से समानता नहीं आएगी, आपकी सोच में समानता आनी चाहिए, आपके विचारों में समानता आनी चाहिए। ठीक है? अब जब बात कर रहे हैं हम लैंगिक से जुड़े टॉपिक की, तो लैंगिक निर्धारण को देख लो भाई। हमारे शरीर में 2 तरीके से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्या क्या? एक्स और वाई, है ना भाई? जैसे मेल होता है ना, मेल मतलब लड़का, तो लड़का कब होगा? एक्स और वाई जहां मिल ही लड़का हो ही, एक्स मिल ही, डबल एक्स मिल ही तो का हो ही भाई? फीमेल महिला हो ही। और एक्स महिला हो, एक्स वाई मतलब विपरीत जब हो ही तब मेल, और समान हो ही तब फीमेल। ये चीज ला समझ जावा। ठीक है? कुल 46 होता है, 23 जोड़ा जो गुणसूत्र के संख्या अर्थात क्रोमोसोम्स। ठीक है? 46 23 के जोड़े में। समझ रहे हो ना भाई? अब देखो, जो बार बार आपके दिमाग में आता है ना, व्यक्तिगत भिन्नताएं। देखो भाई, प्रत्येक बच्चे में भिन्नता होती है, हर 2 बालक में कुछ न कुछ भिन्नता होगी। कक्षा में यदि आपके 20 बच्चे हैं ना, 20 बच्चों में कुछ न कुछ अलग मिलेगी। सब बच्चा एक बराबर रबेच नहीं करे भाई, कुछ न कुछ उमन में अंतर रही। यही अंतर का है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है ना? समझ जाओ भाई, ये जो भिन्नता है या तो उनके प्रतिभा में हो सकता है, क्षमता में हो सकता है, योग्यता में हो सकता है। मतलब कोई जल्दी सीखते, कोई धीरे सीखते, कोई दौड़े कूदे में माहिर, खेले कूदे में माहिर, तो कोई पढ़ाई में माहिर, कोई गोठिया वाला पढ़ा तो कोई कूद बास में ज्यादा। तो कुछ न कुछ सब में अलग अलग डिफरेंट मिलेंगे, है ना?
चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र चाहे शारीरिक विकास पर मिल सकते, मानसिक विकास में मिल सकते, संवेग, बहुत प्रकार की रुचि में भी भिन्नता। ठीक, अब ये व्यक्तिगत भिन्नता के पीछे क्या वजह हो सकते? अनुवांशिकता, वातावरण, शिक्षा, परिपक्वता, लिंग, आयु, बुद्धि, ये सब कारण है जेकर वजह से मन में भिन्नता मिलती है। ठीक है ना संगवारियों, साथ ही आप समझ में मेरी बातें आ रही होंगी। ठीक है चलो, अब मैं बात करूं व्यक्तिगत भिन्नता की अध्ययन विधि। इनको अध्ययन कैसे करें? अनेकों हैं। देखो भाई, एक तो है बुद्धि परीक्षण। इसमें बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इसमें प्राप्तांक के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात करते हैं। अभिरुचि परीक्षण, इसमें बच्चों की रुचि का परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण, बच्चों की उपलब्धि का परीक्षण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए बच्चों के। संवेग परीक्षण, संवेगात्मक स्तर जानने के लिए होता है। अभिक्षमता परीक्षण, बच्चों के ज्ञान, रुचि, कौशल जानने के लिए अभिक्षमता परीक्षण। याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, समझ गए ना? परीक्षण बुद्धि परीक्षण से संबंधित, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। अब आ जाओ खेल, प्ले। खेल क्या होते हैं? वह कार्य जिसको करने की पूरी आजादी होती है। बच्चा चाहता है जो भी काम करना, खेलना, वो खेल सकता है, वही खेल भी है ना। खेल के 5 प्रकार है साथियों: परीक्षणात्मक खेल, रचनात्मक खेल, गतिशील खेल, लड़ाई के खेल और बौद्धिक खेल। ठीक है, अब खेल पर आधारित जब मैं बात करता हूँ तो खेल से संबंधित कई सारे विधियां भी आती, खेल पर आधारित विधियां। आइए हम इन विधियों को जाने, दिमाग में बैठा लें, पेपर में आ जाएगा तो मुकान सुखा जाइए। देख लो भाई, समझ रहे हो ना? हंसवाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, सब चीज मैं एक साथ करता हूँ। देखो, किंडरगार्टन किसने दिया? फ्रॉबेल। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। ह्यूरिस्टिक, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोजेक्टिव विधि, किल पैट्रिक ने दिया है। डाल्टन, श्रीमती पार्क हर्स्ट ने दिया है साथियों। और बाल्चर, बेडेन पावेल ने दिया है। अब यहाँ आपको याद किसको रखना है? किंडरगार्टन को याद रख लेना, मॉन्टेसरी विधि को याद रख लेना, प्रोजेक्ट विधि को याद रख लेना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ना सबको है, कोई भी आ सकता है, लेकिन सबसे अभी तक के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं ये 3 जो मेथड है वो। ठीक है, रुचि या अभिरुचि। देखो भाई, रुचि आप सभी जानते हैं, रुचि पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। रुचि मतलब इंटरेस्ट का, कौन से क्षेत्र में आपके रुचि है, समझ गए? अब अभिक्षमता, रुचि को मैं परिभाषित नहीं करूंगा, आप सभी जानते हैं। अभिक्षमता क्या होता है भाई? एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, एटीट्यूड नहीं है, याद रखना भाई। एप्टीट्यूड, किसी विशेष विषय का, क्षेत्र का ज्ञान, अभिरुचि, कौशल आदि विकसित करने की क्षमता। देखो, ऐसे बच्चे मिलेंगे ना जिसकी किसी एक विशेष क्षेत्र में उनकी रुचि होती है, उसको बोलते हैं अभिक्षमता। समझ रहे हो? ठीक है, छोटा सा परिभाषा है, याद करके रखो। स्मृति एवं विवरण, इसको हम स्मृति को ज्यादा, चलिए भाई देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न आपके आते हैं। देखो, स्मृति एवं विस्मरण में इसको हम जाने, इसके पहले एक प्रश्न देखो। सीखी गई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता स्मृति विस्मृति कहलाती है। अब विस्मृति क्या है? देखो, पुनः दोहराना, पुनः याद करना ही विस्मृति है भाई। और स्मृति क्या है? पुनः स्मरण कर चेतना में लाकर उसका उपयोग कर पाना। ठीक है, स्मृति है। बस इस पर ज्यादा नहीं करेंगे। आकलन और मूल्यांकन भी देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है साथियों, आता ही है आपका आकलन और मूल्यांकन। आकलन परिभाषा को समझो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं भाई असेसमेंट। क्या होता है? किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन। आकलन मतलब देखो भाई, आकलन करना मतलब एकत्र करना। तो किसी भी के बारे में आप जानकारी एकत्र कर रहे हो, वही आकलन है।
यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आकलन कर रहा हूँ कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा सीख रहा है, किसने सीखा। ये तो ऑनलाइन है भाई, अपन ऑनलाइन बैठे बैठे देखा था अपन मोबाइल में, मैं थोड़ी देख पा था कौन सीखा था, कौन पढ़ा था, काकर ध्यान पढ़ाई में है, काकर ध्यान लिखाई में है। समझ रहे हो ना बातों को। तो ये चीजें हैं, ठीक है। आकलन के प्रकार में मैं बात करूं तो आकलन दो प्रकार के होंगे। रचनात्मक आकलन जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं और योगात्मक आकलन जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। रचनात्मक आकलन, देखो रचनात्मक आकलन पढ़ाने के दौरान, ठीक है, पढ़ाने के दौरान जब हम आकलन करते रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते जब आकलन करते हैं तो ये रचनात्मक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि ये क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों के बारे में जानने का। अब योगात्मक में क्या होगा, साल के अंत में लिया जाता है साथियों, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से ज्यादा होते हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा या ऐसे एग्जाम होते हैं ना भाई, ये सभी योगात्मक है, समेटिव। आकलन के तरीके पर मैं बात करूं देखो सीखने का आकलन, देखो यहां पर सीखने के लिए आकलन बोलेगा ना तो वो फॉर्मेटिव है। के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि सतत ये रोज आकलन होता है, तो सीखने के लिए मतलब सीखने के लिए मतलब भाई अभी मैं पढ़ात आकलन करा था मतलब सीखने के लिए बच्चा सीख जाए, कमी है चला मैं वही दिन बता दहा वाला ओकरे पर सीखने के लिए जब बोलते ना तब वो फॉर्मेटिव हो जाते, और सीखने का जब होते ना मतलब कतका सीखी चला जाने पर सीखने का तब वह समेटिव हो जाती। समझ गए ना। और असेसमेंट एज लर्निंग, तो बच्चे जब स्वयं आकलन करते हैं तो असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आता है। समझ रहे हो ना साथियों, आकलन समझ में आ गया होगा। अब देख लो यहाँ पर मूल्यांकन क्या होता है। इवैल्यूएशन अंग्रेजी में बोलते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण या दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना ही मूल्यांकन करता है। भाई लड़का लोकला मैं देखा था, ओकर विषय वस्तु, ओकर व्यक्ति, ओकर सभी गुण मैं देख रहा हूँ, देखने के बाद मैं एक निर्णय लूंगा कि लड़का ठीक है, इला मैं पास कर दूं कि फेल कर दूं कि एक बुद्धि ज़्यादा है, मैं एक फैसला ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना, एक निर्णय मैं ले रहा हूँ, यही निर्णय क्या है, मूल्यांकन है। और मूल्यांकन दो तरीके से होता है, एक तो मात्रात्मक और एक गुणात्मक। गुणों का भी मैं कर सकता हूँ, मात्रात्मक भी मैं उसको कर सकता हूँ। अब जब यह मूल्यांकन होती है, मूल्यांकन में एक चीज़ आती है जो बहुत बड़का चीज़ है भाई, समझना जरूरी है, एक नंबर पक्का है, CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। कैसे भाई, सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है ना, इसमें बच्चों के मूल्यांकन के दो स्तर हैं और आपको दोनों स्तर को देखना है बच्चे को पास करने के लिए। याद रखना भाई इस बात को, ये कहता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। दो स्तर क्या, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक मतलब संज्ञानात्मक, दिमाग से संबंधित, जैसे पढ़ लिख के कोई बनते ना, डॉक्टर बना थे, इंजीनियर बना थे, जो पढ़ाई लिखाई के बाद वाला जो पद है वह संज्ञानात्मक, बुद्धि के उपयोग करके जो लड़का आगे बढ़ते मतलब संज्ञानात्मक क्षेत्र है। और सह संज्ञानात्मक बुद्धि के अलावा, जैसे लड़का पेंटिंग में रुचि है, डांसिंग में रुचि है, खेल में रुचि है, समझ रहे हो ना भाई, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते, एक्टर बनना चाहते, ये सह संज्ञानात्मक क्षेत्र, यही क्षेत्र उतके इम्पोर्टेंट है भाई। पढ़े लिखे हैं तो 10-20 हजार की नौकरी पाते, लेकिन जो क्रिकेटर बन गए, बड़े बड़े खिलाड़ी बन गए, हीरो हीरोइन बन गए, तो यहाँ करोड़ों रुपया में खेलते। संज्ञान बुद्धि से ज्यादा ना अन्य क्षेत्र है, तेमा है आज के जमाना में, आप मन खुद देखता है चीज ला। ठीक है, ई नाम से सरकार हा सीसी ला है, लड़का के दोनों पक्ष का ध्यान देना है, संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। समझ रहे हो ना भाई, ठीक, ओके। अब यहाँ पर देखो मूल्यांकन की विशेषता की मैं बात करूं, अनेक विशेषता है। वैधता,
विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ये सब मूल्यांकन की विशेषता है भाई, ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये ग्रेडिंग पैमाना देख लो, आपके पेपर में आ चुका है। क्या क्या है देखो, रचनात्मक मूल्यांकन ग्रेडिंग पैमाना। अंक देखो, आप जानते हो बच्चे को 91 से 100 नंबर जब आते ना, A1 ग्रेड है ना, जिला ग्रेड पॉइंट 10, 81 से 90 A2, 71 से 80 B1, 61 से 70 B2, 51 से 60 C1, 41 से 50 C2, 33 से 40 D, 21 से 32 E1। इसको रट लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। और 0 से 20 काम आते E2 में आता है। ठीक है, ये पेपर में आ चुके हैं, मैं बता देता हूँ भाई, भूलना नहीं है। उपलब्धि के मूल्यांकन कैसे करते हैं भाई? देखो, जब बच्चा A+ ग्रेड पाता है, 90 और 100 के बीच में है उसका परसेंट, सर्वोत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वाह 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 बोलते ना भाई। A ग्रेड पासे उत्कृष्ट, उत्तम, 75 से 89 के बीच। B ग्रेड बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा, ऐसा बोलता ना भाई, 56 से 74%। C ग्रेड अच्छा 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 अच्छा, 35 से 55। D ग्रेड 35 से कम। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ये है, फीलिंग्स को समझो भाई मेरे। ठीक है, ओके। उपलब्धि के मूल्यांकन स्क्रीन शॉट कर लो, लिख लो, जैसा भी कर लो आप लोग, लेकिन कम समय में अधिक तैयारी। अब आ जाए समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, समावेशी शिक्षा, डाइवर्स क्लासरूम बोलते हैं ना भाई, समावेशी कक्षा। चलो, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक, देखो समावेशी कक्षा में जब सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ लाया जाता है तो वही समावेशी कक्षा कहलाता है। और उस कक्षा में जब सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है तो वही सामाजिक शिक्षा कहलाता है। समझ गए? सामाजिक, देखो यहाँ पर विशिष्ट क्षमता वाले बच्चों से तात्पर्य क्या है? जिसकी बुद्धि कम है, मंद बुद्धि बच्चे, अंधे, बहरे या बहुत ज्यादा होशियार बच्चे, सबको एक साथ जब सिखाया जाता है। देख लो इस चित्र, इसमें डायग्राम जैसा मैं एक बना दिया हूं भाई। सामान्य बालक शारीरिक रूप से विकलांग भी आएगा, संवैधानिक विकलांग आएगा, संवेदनात्मक या मानसिक रूप से विचलित बालक, चाहे प्रतिभाशाली की बात करें, चाहे बाल अपराधी, समस्यात्मक, माता पिता से तिरस्कृत, शैक्षिक, सभी प्रकार के ना, सभी प्रकार के जो चीज दिमाग में आ जाए वो सब सामान्य सब प्रकार के जो बालक है वो है इसमें आता है। ठीक है, समावेशी कक्षा में। ठीक है साथियों, चीजें समझो भाई। अब आ जाते हैं हम कुछ अधिनियम पर बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं, देखो लंबा क्लास है साथियों, खराश हो जाती है। शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 कहता क्या है? शिक्षक के अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया है। ठीक है, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ, लेकिन शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। अब इसके देखो प्रमुख बिंदुओं पर ही हम चर्चा करेंगे भाई। 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21A पेपर में आ गए हैं भाई, इसको दिमाग में बैठा लेना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों, यहीं पर जब बात आती है दिव्यांग बच्चों की तो वो 6 से 18 वर्ष तक हो जाता है। समझ रहे हो? धारा 12 में देखो भाई, प्राथमिक शालाओं में, प्राइवेट स्कूल में 25% सीट गरीब बच्चा मन के लिए आरक्षित रहते। जबकि प्राइवेट स्कूल, चाहे शिशु मंदिर रहे, दिल्ली पब्लिक स्कूल रहे, कृष्णा पब्लिक स्कूल रहे, गुरुकुल इंटरनेशनल, चाहे कुछ भी प्राइवेट स्कूल रहे, 25% सीट है गरीब लड़का मन के, ओकर फीस ला सरकार देती ना।
अब एडमिशन कौन से कक्षा में? वो स्कूल के सबसे नीचे कक्षा, मान लो प्राइवेट स्कूल है, कक्षा 6वीं से 12वीं तक है, तो सबसे निचले कक्षा पहली नहीं हुए भाई, वो पहली है नहीं है, कक्षा 6वीं में चली हो नियम है, समझ रहे हो ना? सबसे निचले कक्षा में अगर पहली से 12वीं तक है तब पहली चली, 6वीं से 12वीं है तो 6वीं चली, समझ गए ना? ठीक है। देखो, यदि प्रति व्यक्ति इन बच्चों से फीस लेता है तो 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा उस स्कूल को। देखो, यदि बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उस स्थिति में बच्चों को प्रवेश देने से नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकता भाई। शैक्षणिक सत्र शुरू होता है, बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा, एडमिशन देना पड़ेगा, और किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, न ही स्कूल से निकाल सकते हैं, न ही किसी प्रकार का दंड दे सकते हो, न ही उसको प्रताड़ित कर सकते हो। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य की बात की गई है, दिमाग में बैठा लेना भाई। देखो, शिक्षक को 3 प्रकार की ड्यूटी में लगा सकते हैं। एक तो जनगणना ड्यूटी जैसे कि अभी लगे है, चुनाव कार्य में ड्यूटी जैसे कि 6 महीना बाद लगी, आपदा प्रबंधन जैसे कि 1.5 साल पहले लगे रही, समझ गए ना? तो 3 चीज में ड्यूटी लगा सकते हो, कर अलावा आने में ड्यूटी लगाए नहीं सके। प्राथमिक कक्षा में 30 लड़का में 1 जन गुरुजी होना चाहिए, 30:1। और जब मिडिल स्कूल में बात करबो तो 35:1, याद रखिए, ठीक है। देखो, यदि पहली से 8वीं तक बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है 40:1 हो जाएगी। मतलब जे स्कूल में 200 से ज्यादा लड़का है ना, वहाँ 40 लड़का में 1 जन गुरुजी होना चाहिए, अनुपात है। जी हाँ, प्राथमिक कक्षा में 150 से ज्यादा बच्चे हैं ना साथियों, वहां पर 5 गुरुजी होना चाहिए और 1 प्रधान पाठक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ शिक्षक के घंटे कार्य करने के, इसको याद रखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक सप्ताह में जो शिक्षक है 45 घंटा काम करना चाहिए। प्राथमिक शाला के गुरुजी को एक सप्ताह में 45 घंटा स्कूल आना है भाई, अर्थात 800 घंटा और 200 दिन। यही बात करें हम उच्च प्राथमिक जैसे मिडिल स्कूल की, तो वहां पर 1000 घंटा स्कूल लगे, 200 दिन स्कूल लगना चाहिए, ठीक है। 8वीं तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाल सकते भाई, याद रखना इस बात को। एसएमसी का गठन करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। चलिए, अब हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की, ये भी जरूरी है। देखो, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक नवीनतम दस्तावेज है, जिसे प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। जो एनसीएफ 2005 बना, उनके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल जी, ठीक है। इनमें मातृभाषा में शिक्षा देने को कहा गया है, प्रमुख रूप से भाई बच्चे को शिक्षा मातृभाषा में देना है। और इस अर्थात एनसीएफ 2005 का थीम क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, बच्चों पर शिक्षा का बिल्कुल भी बोझ न डाला जाए। देखो, अब एनसीएफ 2005 का उद्भव कैसे हुआ? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो सभ्यता की संस्कृति नामक एक निबंध है, उसी निबंध से एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी रहे हैं, ठीक है। अब तक एनसीएफ बन चुका है, 1975 में पहली बार बना, 1988 में बना, उसके बाद एनसीएफ 2005 में बना, उसको मैं लिखना भूल गया, एनसीएफ 2020, ठीक है भाई। 5 प्रकार के एनसीएफ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बाद उसी को पढ़ेंगे। अब ये एनसीएफ के उद्देश्य क्या है भाई, उसको देख लो। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना उद्देश्य, स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ना, स्कूल के बाहरी शिक्षा से जोड़ना पहला उद्देश्य। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देना, नवीन सोच तर्क क्षमता का विकास करना भाई बच्चों में।
ये उद्देश्य है, दो प्रमुख उद्देश्य को याद रखना। इसके सिद्धांत पर आ जाओ। एनसीएफ 2005 का जो सिद्धांत है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्वतंत्र प्रणाली से मुक्ति, जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त बिंदु, रट लेना भाई। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो। ठीक है। कक्षा कक्ष की गतिविधि से जोड़ना और उसको लचीला बनाना, और पाठ्यक्रम राष्ट्रीय महत्व के बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल करना। एनसीएफ 2005 की ये 5 बिंदु है ना, इंपॉर्टेंट है भाई। स्क्रीनशॉट कर लो, मैं मौका दे दिया हूं सबको, कर लो स्क्रीनशॉट। खुला है भाई दिल का दरवाजा, स्क्रीनशॉट का दरवाजा भाई, दिल का दरवाजा नहीं। आजा आजा, खुला है दरवाजा, स्क्रीनशॉट कर ले राजा। चलो पाठ्यक्रम, अब देखो पाठ्यक्रम से संबंधित बात की गई है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। एनसीएफ 2005 के प्रति दृष्टिकोण, एक शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण होगी। देखो एनसीएफ 2005 का आता है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत तो नहीं है भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो शिक्षक है क्या चीज, क्या भला है भाई ये? तो यह सुगम करता या सुविधा दाता है। शिक्षक क्या है? एक सुविधा दाता, सुगम करता। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आ सकता है, अंग्रेजी में जान लो, फैसिलिटेटर, सुविधा दाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब देखो एनसीएफ के प्रति, गणित के प्रति दृष्टिकोण, ये सभी नहीं पढ़ेंगे, हो गया। इंपॉर्टेंट चीजों पर बात कर। देखो अब आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, जो नीति 2020। कई जन कहते हाँ सर एकर नाम नई शिक्षा नीति है, धन राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अरे दोनों कथे रे भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है लेकिन अभी नामा बनी से ओकरे बा नई शिक्षा नीति कई थन, दोनों नाम है संगवारी हो एकर, है ना भाई? तो याद तो रखना पड़ी ना। अब देखो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया। कब? पूरे 34 साल बाद। कितने साल बाद? 34 साल। अब ये जो इनके अध्यक्ष कौन थे? जैसे मैंने अभी कहा एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे, वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो अध्यक्ष वो कौन है भाई? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एनईपी तैयार हुआ है। ठीक है ना? ठीक है और ठीक ही है भाई। तो देखो अभी तक एनईपी बना है 1968, 86, 2020। ठीक है, ओके। चलो भाई अब इसमें कई बिंदुएं हैं जिसको हमको ध्यान देना है भाई। देखो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो जीडीपी के 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करना है भाई, केंद्र और राज्य सरकार ला बहुत बड़े अमाउंट होते संगवारी हो। 6% ला शिक्षा के क्षेत्र में खर्चा करना है, मतलब आने वाला समय में हमारे देश के विकास ला करना है, हमारे राज्य के विकास ला करना है। और आप बल्ला गुरुजी बनना है तो हमारे राज्य के विकास ला भी करना है। ठीक है ना? और जो MHRD है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नाम सुने हो ना? उसका नाम बदल गया, एनईपी 2020 में उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसको मंजूरी मिल गई है भाई। ठीक है, अब इसमें एक लक्ष्य देखो, 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। अगर गुरुजी बनना है ना तो या तो BA BEd कर ही 4 वर्ष वाला, 4 साल वाला, या तो BSc BEd कर ही, BA BEd कर ही, BCom BEd कर ही, तब भेज गुरु बन सखी हो। अब वो सब BEd CEd 1-1 साल के वाला है झंझट, 2030 के बाद सब खत्म हो जाई। MPhil तो इजिद खत्म कर दे 2020 से। अब कोई यूनिवर्सिटी MPhil नहीं कराते भाई, महू करिया अंग्रेजी में करे हाँ, तब मैं हाँ MPhil करिया कहत रहे, मैं पता करे तो कहूँ नहीं करवाते। शिव रमन में करिया रे कहें, कलिंगा में करिया रे कहें, कहूँ जगह सफा बंद हो गए। अब क्या करबे बता भला? कौन बंद करीस? एनईपी 2020 हाँ बंद करीस। अब शिक्षा व्यवस्था अभी 5 धन 3 धन 3 धन 4, ये नया शिक्षा की बात करती है भाई।
समझ रहे हो ना चीजों को, बुनियादी शिक्षा की बात करती है ये। देखो अब एनईपी के सिद्धांत क्या है, नई शिक्षा नीति के सिद्धांत क्या है। छात्रों के प्रोग्रेस के लिए परख नामक एक केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है ना भाई। संरचनात्मक समझ पर जोर देना, रटन प्रणाली से बिल्कुल मुक्ति। ठीक है, रटना नहीं, समझना है, चिंतन करना है, मनन करना है ना भाई। ये कहता है एनईपी 2020। बहुभाषिकता पर किसी ने कहा है ना सर, 3 बहुभाषा, 2 से अधिक भाषा मतलब बहुभाषा है ना भाई। त्रिस्तरीय भाषा, 2 से अधिक भाषा। कथन प्राथमिक शाला में तो 2 ठन भाषा, छत्तीसगढ़ी मिला के 3 ठन, मिडिल स्कूल में संस्कृत घलाको आ जाती है ना भाई। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में भी जोर देने के बात कहे गए भाई इसमें। ठीक है ना। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाने की बात इसमें कही गई है। देखो जरूरी चीजें ही हम पढ़ रहे हैं भाई। अब हो गया एनईपी 2020, बस छोटी छोटी चीजें हैं। वंचित बालक को देख लो। वंचित बालक जीवन की सुविधाओं से लाभान्वित न रह पाना, अर्थात न तो उसको किसी भी प्रकार के सुख का एहसास है, न गम, सिर्फ ना उसको गम ही गम है, वो पूरे हर सुख सुविधाओं से वंचित है। शायद यही तो होगा ना वंचित बालक। तो जीवन की सुविधाओं से वंचित जो बालक होते हैं वही वंचित बालक है। प्रत्येक बालक को वंचित बालक कहा जा सकता है। साथियों, हर बालक को किसी न किसी प्रकार के असुविधा से गुजरना ही पड़ता है। मैं खाता पीता घर के यहाँ तब बोले मोला कुछ न कुछ समस्या रही, या तो मैं ज़्यादा बड़े पढ़ाई करे बर दिल्ली मुंबई आगरा विदेश नहीं जा सकूँ, मोहा केवल जांजगीर बिलासपुर तक ही मोर दे दमन भेजते, मतलब कुछ न कुछ असुविधा होबे करते। हर बालक माँ मन कहना चाहिए वंचित बालक के श्रेणी में आ जाते है ना भाई। अधिकतर बालक, अब भारत में अधिकतर आदिवासी दलित वर्ग जाति के समुदाय के बालक इस श्रेणी में आते हैं। अधिकतर बालक आते हैं, लेकिन ज्यादातर हम आदिवासी समुदाय दलित वर्ग के समुदाय के जो बालक है उसको इस श्रेणी में रखते हैं साथियों। अब वंचित बालक की पहचान कैसे करोगे? देखो, जिसकी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि पिछड़ा हुआ हो, पारिवारिक स्थिति रूढ़िवादी हो, माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, सामाजिक स्थिति में भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ये सब वंचित बालक, पिछड़े हुए बालक में आएंगे। ठीक है। इससे पहचान कर सकते हो माता पिता से। सामाजिक रूप से वंचित है, आर्थिक रूप से वंचित है, ये सब वंचित बालक। अब पिछड़ा बालक को एक बार समझ लेते हैं भाई, ये भी जरूरी है। ऐसे बालक जिनका शैक्षणिक स्तर अपने कक्षा के समान उम्र के बालकों के स्तर से कम हो, वो पिछड़ा बालक कहलाता है। भाई मोरे सही 14 साल की उम्र के है, मोरे संगेज कक्षा में पढ़, तब बोले हम मोरत का नहीं जाने, ओह मैं 5वीं में वह दूसरी कक्षा के बराबर के लड़का के बराबर नहीं जाना थे, तो वही बालक का काय कहलाते? पिछड़ा बालक। मतलब अपन कक्षा के पुस्तक ला नहीं जाना है ना भाई, अपन हम उम्र बच्चा के बराबर नहीं है, वो पिछड़ा बालक है। और ये 2 तरीके से पिछड़ा बालक हो सकते, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। ठीक है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बुद्धि की कमी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शारीरिक कोई दोष हो सकती है, परिवार की स्थिति हो गई लड़ाई झगड़ा कलह वाला, स्कूल का सही वातावरण ना हो जिससे कि बच्चे को सीखने को नहीं मिलती, उनके संवेगात्मक स्थिरता की उनमें कमी है, अनेकों वजह हो सकता है। अब ऐसे बालक विशेषता क्या है? धीरे सीखता है, समायोजित नहीं कर पाते, स्कूल में जैसे है तो स्वयं को ढाल नहीं पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते, एती होती खुलुल बुलुल करते रहता है, सूक्ष्म चिंतन नहीं कर पाते, एकाग्रचित्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनकी उपलब्धि इसीलिए शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है, मतलब सीख नहीं पाते। ठीक है, ये विशेषता है उनकी। अब इनके पिछड़ेपन को कैसे दूर करेंगे? एक तो यदि स्वास्थ्य में है उनका, तो स्वास्थ्य की जांच करवाइए, उनको खान पान की वजह से हो रहा है तो पौष्टिक आहार दीजिए, स्वस्थ वातावरण प्रदान कीजिए। पर्सनली ऐसे बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर उसको हमें लगता है कि उनकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में है तो उनको उस क्षेत्र में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है चीजें। अब देख लेते हैं विकलांग बालक। क्या होता है भाई विकलांग बालक? वह स्थिति जो किसी भी व्यक्ति की आयु से उसके सामान्य व्यवहार, देखो मतलब सामान्य कार्य करने की क्षमता को जब प्रभावित करता है या शरीर के किसी अंग की कार्य क्षमता का कम होना या शरीर के किसी अंग का बिल्कुल भी ना होना, यही विकलांगता कहलाता है। और इसको बहुत बढ़िया तरीके से हमारे सरकार द्वारा एक नया नाम दिया गया है, दिव्यांग बालक। इसलिए हम दिव्यांग बालक कहते हैं साथियों। इनमें कुछ न कुछ कमियां रहती है। अब ऐसे बच्चे इनके पीछे दिव्यांगता के या तो वंशानुक्रम वजह हो सकता है, माता पिता में दिव्यांगता रही होगी, चाहे देखने से संबंधित या किसी भी प्रकार की, तो उनका प्रभाव बेटे बेटियों में आ जाता है। या अभिभावक की अज्ञानता, किसी प्रकार की दुर्घटना भी होती है, उसके वजह से भी दिव्यांगता आ जाती है। या प्राकृतिक आपदा से होता है, प्राकृतिक रूप से जन्म से ही विकलांग होते हैं। समझ रहे हैं? अब ये जो दिव्यांगता है उनके प्रकार की मैं बात करता हूं तो 4 प्रकार की दिव्यांगता आती है। एक तो देखने से संबंधित दिव्यांगता, सुनने से संबंधित दिव्यांगता, बोलने से संबंधित दिव्यांगता और शरीर से संबंधित दिव्यांगता। ठीक है, 4 प्रकार की दिव्यांगता होती है। और आपको मैं बता दूं, दिव्यांग जो साथी है ना, उनको आरक्षण भी अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को आरक्षण का प्रतिशत अलग है, किसी का आरक्षण का प्रतिशत अलग है, उसी के हिसाब से आपको छूट मिलता है साथियों। ठीक है, चलिए अब बात कर लें मंद बुद्धि बालक या मंद बालक, मानसिक रूप से मंद जो होते हैं। ऐसे बुद्धि वाले जो बालक है, ऐसे बालक जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य योग्यता से कम होती है, अर्थात जिनकी IQ लेवल 80 से कम होती है। जैसे 70 से 80 है तो अल्प बुद्धि, 50 से 70 है तो मूर्ख, 25 से 50 है तो मूढ़ बुद्धि, या 25 से कम है तो जड़ बुद्धि। ये सभी प्रकार के जो बालक है मानसिक रूप से मंद बालक कहलाते हैं। ठीक है, वंशानुकारण से ये हो सकता है, माता पिता के गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है, संवेगों पर नियंत्रण न रखने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था हो, पढ़ने लिखने बोलने की शिक्षा, आचरण और नैतिकता की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, भोजन संबंधी भी उसको शिक्षा मिलना आवश्यक है। अब आते हैं विशिष्ट बालक क्या होता है। विशिष्ट जिसे विशेष आवश्यकता वाले बालक भी कहते हैं। ऐसे बालक जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से वृद्धि या विकास की दृष्टि से भिन्न होते हैं, जो स्कूल में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते, ऐसे बालक को ही हम विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। ठीक है, देखो भाई, पहले जो विशिष्ट बालक है कम थे, लेकिन अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में 21 प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले अब बच्चे हो गए हैं। वर्तमान में कोरोना के बाद 21 प्रकार के ऐसे बच्चे को चिन्हांकित किया गया है, ऐसे उनमें समस्याएं देखने को मिला है। ये पहले के हैं, वर्तमान में अब बदल गया है साथियों, इसको अपडेट करने की जरूरत है। प्रतिभाशाली बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, ये आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसे बच्चे को मान लो यदि डॉक्टर बनना है, कुछ हो जाए, दुनिया काया पलट हो जाए, और डॉक्टर बन ही मतलब बन के रही। ठोस दृढ़ निश्चय, संकल्पशील होते हैं, आत्म क्षमता उच्च होती है, क्रिएटिविटी होते हैं, तरह तरह के क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होनहार, जिज्ञासा बहुत होती है। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल नहीं दे पाता।
ठीक है। माता पिता को हमेशा कोशिश करें कि आपका बच्चा यदि होनहार है तो आप वो चाहता है वो उसके लिए करो आप। अब सृजनात्मकता क्या है भाई? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु विचार धारणा को जन्म दिया जाता है। देखो, सृजनात्मक बालक की विशेषता पर आ जाएंगे, सृजनात्मकता है क्या चीज वो समझ जाएंगे। सृजनात्मक देखो, आप सारी चिंतन मतलब वो बहुत हर प्रकार से वो चिंतन मनन कर सकता है, समस्याओं को लेकर, उनके समाधान को लेकर। उनमें मौलिकता आती है, प्रवाह होता है, उपयोगिता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज, मतलब वो तरह तरह की सोच कर सकता है, विचार कर सकता है, हर प्रकार की वो दिमाग लगा सकता है। ये सृजनात्मक बालक में होती है। ठीक है। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसएबिलिटीज, सीखने में या सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को ही अधिगम अक्षमता कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लर्निंग डिसएबिलिटी कहते हैं साथियों। देखो, जो सीखने की अक्षमता है, साथ मैं यहाँ पर की पॉइंट कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, इसको आप याद कर ले। इनमें से एक आता ही है प्रश्न में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया, पढ़ने की कठिनाई। डिसग्राफिया देखो भाई, डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई, रट लो, आएगा ही। अब डिसग्राफिया, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाथन ना, ग्राफ मतलब एक चित्र ही है। अब ग्राफ बनाथन मतलब लिखा थन, ग्राफ बना रहे हो मतलब लिख रहे हो। अब ग्राफिया मतलब लिखने की कठिनाई, दिमाग बैठा लो। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब गणित की कठिनाई। अब देखो, डिसमोर्फिया, मोर मतलब कंफ्यूज हो रहे हो आप, भ्रम हो रहे हो, ये मोर है कि मयूर है। डिसमोर्फिया, समझ रहे हो ना भाई, मोर है कि मयूर है, कंफ्यूज हो गए, भ्रम में आ गए। ये भ्रम वाली स्थिति जब आएगी तो डिसमोर्फिया होगी बच्चे में। अब डिसफेजिया मतलब बोलने का विचार, बोलने संबंधित विकार ना। अब डिस्प्रैक्सिया, शारीरिक कौशल, और डिसथीमिया, तनाव संबंधित। ये 7 है भाई, रट लेना। लेकिन जो आपके लिए जरूरी है ना, पहला और से चौथा, ये 4 पॉइंट है शुरू से लेकर। इन चारों को तो सबसे ज्यादा आप दिमाग में बैठा लिए रहना, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है साथियों। भाई 7 तो है, बढ़िया पढ़ लो जी, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर, हाँ सॉरी थोड़ा, चलो चिंतन में आ जाओ भाई। जरूरी है चिंतन, थिंकिंग बोलते हैं इसको। किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम मन में एक विचार लाते हैं, वही विचार हमारा चिंतन कहलाता है। समझ रहे हो ना चीज़ों को। मतलब कोई भी समस्या, जैसे हमारे घर में 5,000 रुपया की जरूरत पड़ा थी। अब सोचा थन, विचार करत हन कि 5,000 रुपया कहाँ ले ही, समारोह दे दी का, सोचा थन, वही चिंतन है। समझ रहे हो ना। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर, भाई बिना मतलब तो चिंता नहीं करा, कुछ जरूरी काम आगे 5,000 रुपया के, तभी आप मन चिंता करिया, है ना भाई। तो समस्या उत्पन्न होने पर चिंता उत्पन्न होता है, और समस्या समाधान होने तक ये जो है चलते रहता है। समझ गए। चिंतन के 2 प्रकार हैं भाई, स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन, जैसे कई जने रहते हैं ना, अपन चिंता दूसरा नहीं बताए, मने मन में सोचत रहे थे, घर के चिंता मतलब घर अपन जो चिंता है ना, घर के लोग लेकर मैं नहीं बताए ताकि उन परेशान हो जाए करके। ठीक, ऐसे भी रहते कई जन दिखे रही है तरह तरह, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अब चिंतन के 3 ठो प्रकार है भाई, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, और तीसरा हमारा आता है आलोचनात्मक चिंतन। अभिसारी पर बात करें, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, ये बंद उत्तर वाले होते हैं भाई। देखो, अब यहाँ एक प्रश्न से आप मतलब बढ़िया समझ में आई, अभिसारी, अभी मतलब सिकुड़ना, अपसारी मतलब फैलना। ये चीज बस जान लेवा।
अभिसारी चिंतन बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ। अभिसारी भारत, मैं लइका ला पूछे भारत के राजधानी दिल्ली, बंद हो गए मुंह, बता दे दिल्ली, चुप हो गए, एक सेकंड में उत्तर कुछ और कहे भर बचिस का नहीं बचिस, वही है अभिसारी चिंतन है। मतलब बस एक लाइन में उत्तर खत्म, न सोचे में लागे न चिंतन करे के अवसर मिला थे, वो अभिसारी चिंतन है। अब अपसारी चिंतन देखो बंद हो गए ना, बंद उत्तर वाले प्रश्न, इसलिए मैं बोला उत्तर समाप्त, उत्तर बंद, एक लाइन में। अब अपसारी चिंतन में क्या होगा भाई, इसको भी देखो। तो अपसारी चिंतन में समस्याएं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें आप कल्पना शक्ति का उपयोग करोगे, चिंतन का उपयोग करोगे, क्रिएटिविटी का उपयोग करोगे और आप उनको हल ढूंढोगे। ये मुक्त उत्तर वाले देखो। अब अपसारी मतलब मैंने कहा फैलाओ, कहा ना भाई अपसारी फैलाओ, अभिसारी सिकुड़ना, अपसारी फैलाओ। यहां पर देखो दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करो। आप मन इतना लिख सकते हो इसके बारे में, एक लाइन में लिखोगे क्या, जत को पात के लिखते रहे, पूरा फैला के फेंक के लिख सकत हस। यह अपसारी चिंतन है। समझ रहे हो ना चीजों को, बहुत ही सरल। ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, इसका कोई सीमित उत्तर नहीं है। और जब पेपर में आते ना लइका मन के, तो नंबर देख के अति लघु हुए 3 लाइन लिख रहे 30 शब्द में, लघु उत्तरीय 50 लिख दे 150, निबंधात्मक के 250 से 300 में लिख दे, है ना भाई। और जब को नंबर के हिसाब से लमा लेथन, तो ये अभिसारी और अपसारी आलोचनात्मक गुण और दोष को रखते हुए, देखते हुए, किसी बात को जब आप स्वीकार करते हुए लिखते हो ना, पक्ष या विपक्ष को एक्सेप्ट करते हुए लिखते हो या कुछ भी सोचते हो, वो आलोचनात्मक चिंतन में आता है। समझ गए चिंतन को। तार्किक चिंतन, काल्पनिक चिंतन, चिंतन भी देख लो भाई, आपका प्रश्न चिंतन से जुड़ा हुआ आता है भाई। प्रत्यक्ष चिंतन, जो चीजें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन मनन करना। प्रत्ययात्मक चिंतन बार बार एमसीक्यू में आता है, मैं एमसीक्यू कराता हूं। जो चीजें दिखाई नहीं देती उनके बारे में जब आप विचार करते हो ना, तो वही प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है, याद रखना। ठीक है। काल्पनिक चिंतन केवल पूर्व अनुभव के आधार पर आप कल्पना करके जब चिंतन करते हो, तो वही काल्पनिक चिंतन कहलाता है। तार्किक चिंतन, किसी चीज या वस्तु के बारे में आप जब तर्क करोगे, विचार करोगे और चिंतन करोगे, तो वो तार्किक चिंतन है और सर्वोच्च चिंतन की ये अवस्था है साथियों। ठीक है ना। अब आ जाओ संज्ञान और संवेग पर, कि आखिर संज्ञान और संवेग होता क्या है। देखो, संज्ञान का अर्थ है सूचनाओं को ग्रहण करना। ठीक है ना। संज्ञान का अर्थ है सूचनाओं को ग्रहण करना, अर्थात मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है वहाँ की घटनाओं के, व्यक्तियों के आदि के बारे में एक अवधारणा बना लेता है, उसे ही संज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। अवधान, स्मृति, मेटाकॉग्निशन, ये होता है भाई, केवल हम इसको परिभाषा को जाने वही आता है। संवेग देख लो। संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। अलग अलग शारीरिक जो परिवर्तन से हम संवेग की पहचान करते हैं। और जब संवेग के बारे में बात करते हैं तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल संवेग बताया है और उनकी प्रवृत्तियां भी बताई है साथियों। 14 प्रकार के मैकडूगल के अनुसार, याद रख लेना। देख लो, पलायन, भय, युयुत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, जिज्ञासा, आश्चर्य, शिशु रक्षा, वात्सल्य, शरणागति, निषाद, रचनात्मकता, संज्ञानात्मक भावना, संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना। अगला देख लो, सामूहिकता, एकाकीपन, काम, कामुकता, आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना, दैन्य, आत्मीयता, भोजन अन्वेषण, भूख, हास, आमोद। और इसमें जो सबसे ज्यादा बार पेपर में आया हुआ है किसका है, जिज्ञासा। जिज्ञासा का आश्चर्य, ये आया हुआ है। लेकिन 14 प्रकार के मैकडूगल ने बताया है भाई, इसको आप याद रख लेना। ठीक है।
ओके, अभिप्रेरणा पर आ जाओ, मोटिवेशन पर आ जाओ। मोटिवेशन क्या है? ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश या जुनून जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता। ऐसी आंतरिक नहीं बोलेंगे, ऐसी शक्ति बल या जोश, आंतरिक नहीं बोलेंगे ना, ऐसी शक्ति या बल या जोश जो व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है, वही अभिप्रेरणा है। और अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक रूप से जब बच्चा स्वयं अभिप्रेरित होगा वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। बच्चा जैसे अपनी मर्जी से शिक्षक बनना चाहता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा, तो जब बच्चा या कोई व्यक्ति किसी दूसरे के काम को देखते हुए, मतलब दूसरा कलेक्टर बन गया तो वो भी सोचता है हाँ कि मैं भी अब कलेक्टर बनूंगा, या कोई कहता है कि बेटा उसके तरह कलेक्टर बन, जी जान लगा। बाह्य रूप से आप उसको अभिप्रेरित कर रहे हो, या इसके लिए आप या तो उसको पुरस्कार दे रहे हो, दंड दे रहे हो, प्रशंसा या लालच दे रहे हो, ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। और अक्सर बाह्य अभिप्रेरणा में बाह्य रूप में या तो पुरस्कार देते हैं, दंड, सजा, प्रशंसा इत्यादि करते हैं, लालच देकर उसको अभिप्रेरित करने का प्रयास करते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत की मैं बात करूं तो मैस्लो ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है। भाई इस पर बात नहीं करेंगे, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। शिक्षण विधियों की मैं एक बार बात कर लेता हूं, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। शिक्षण विधियों की बात करें, आगमन विधि जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं, तो सामने में उदाहरण रखे जाते हैं और उदाहरणों से ही हम नियम की ओर जब पहुंचते हैं, वही आगमन विधि कहलाता है। यह बाल केंद्रित होता है, करके सीखने पर बल देते हैं। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा, ज्ञात से अज्ञात, पहले जानते हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर अज्ञात की ओर ले जाते हैं। ठोस से हम बच्चों को अमूर्त चिंतन की ओर ले जाते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ले जाते हैं, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत होता है। निगमन विधि की मैं बात करूं, डिडक्टिव मेथड की बात करूं साथियों, तो नियम पहले बच्चों को बता दिया जाता है और उसी नियम पर बार बार अभ्यास करवाया जाता है। यह शिक्षक केंद्रित होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाता है। समस्या समाधान विधि में बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है, बच्चे उसका समाधान खोजते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, इनके जनक किलपैट्रिक है। इसमें अनुभव, यह विधि अनुभव पर आधारित होती है, बच्चों के सामाजिकरण पर यह बल देती है, वास्तविकता के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, बच्चे स्वयं इसमें करते हैं। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरणों के नियम के बिना ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। भाषा की दृष्टि से हम बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है। विश्लेषण, इसमें समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर जब हम समाधान करते हैं तो वो विश्लेषण विधि है। और संश्लेषण विधि में यह विश्लेषण का ठीक उल्टा होता है, छोटे छोटे भागों को जोड़कर समस्या को एक रूप में रखकर हल किया जाता है, जैसे ज्यामिति को हल करते हैं, वो संश्लेषण मेथड से होता है। अनुकरण अर्थात कॉपी करना, अनुकरण विधि में दूसरे की कॉपी या नकल करके जब सीखा जाए तो वो अनुकरण विधि कहलाता है। व्याख्या विधि में बड़ी कक्षाओं में लेक्चर के माध्यम से बच्चों को जो सिखाया जाता है वो व्याख्या विधि के अंतर्गत आता है साथियों। और इसी के साथ ये जो बाल विकास है ना, आपका जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसको हमने कंप्लीट कर दिया है साथियों। ये वीडियो आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाल विकास को हमने पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। जो साथी बिल्कुल पढ़ना चाह रहे हैं इनको पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। भाई हमने केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताया, नोट्स को ही बताया है, हमारे नोट्स ही है जिसको हमने आप सभी को बताया है और बहुत ही बेहतर तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। जिन साथियों को गलती लगे होगी भाई वे सुधार जरूर कर लेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा यदि मेरे से कुछ भी गलती हुआ होगा, क्योंकि कक्षा लंबा चला है। इस दौरान
इधर उधर की गलतियां भी हो जाती है, क्योंकि लगातार अविराम रुके बिना हम 2 घंटे से लंबा समय तक हम बातचीत कर रहे हैं आपका बाल विकास पर। तो ठीक है साथियों, फिर एक नए मैराथन वीडियो में हम मुलाकात करेंगे, एक अन्य विषय को लेकर आएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।